हेलो। जी, जी, जी। ओके। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिमेष क्लासेस बांका पर। आप सभी को नमस्कार करते हैं और प्रणाम करते हैं। और चलिए मेरे प्यारे साथियों, सफल बैच के साथ जुड़ जाइए आप सब। बिहार पुलिस का चल रहा है और एमसीक्यू आपका 9वां चल रहा है। तो चलिए एकदम जुड़ जाइए, सभी मित्रों को शेयर कर दीजिए और आनंद लीजिए आज की क्लास का। जुड़ने वाले जितने भी हमारे मित्रगण हैं, सभी का नाम एक बार ज़रूर ले लेते हैं। गुड इवनिंग कल्याणी जी, नीतू जी, सुनील भैया जी, छोटू कुमार जी, रजनी कुमारी जी, राजपूत सोहेल जी, समा जफर जी, चांदनी भारती जी, सोनी कुमारी जी, साजन कुमार जी, पूजा कुमारी जी, राहुल ब्रांड जी, सभी को नमस्कार है, सभी को प्रणाम है। सभी मित्रों को जरूर शेयर कीजिए मेरे प्यारे साथियों, और उसके बाद लाइक जरूर कर दीजिए। उसके बाद क्लास का आनंद लीजिए। और आज का जो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे है, आप सब एकदम देख पा रहे हैं, आंसर बनाते जाइएगा। और ये देखिएगा कितने नंबर आप ला पाते हैं 100 प्रश्न में। ये सभी प्रश्नों को आप बनाना है, जो सही होगा सही टिक कर दीजिएगा, जो गलत होगा वो गलत कर दीजिएगा, क्योंकि 100 प्रश्न आपके लिए है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। आप सब लाइक एकदम कर दीजिए फटाफट। पहला प्रश्न है, कहता है कि ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो आप जानते हैं कि ऊर्जा की जो एसआई इकाई है वो है मेरे प्यारे साथियों, इसमें रुकिए एक सेकंड, क्या है? जूल है, तो आंसर लगा देंगे जूल। आप सब जानते हैं कि ऊर्जा का जो एसआई इकाई होते हैं जूल होता है। अगर आपसे पूछा जाए ऊर्जा का यानी कि सीजीएस पद्धति पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? कहेंगे कि अर्घ बताएंगे। क्या बताएंगे? अर्घ बताएंगे। यानी ऊर्जा का सीजीएस में अगर मात्रक पूछा जाएगा तो क्या होगा? अर्घ होगा। और आप जानते हैं एक जूल बराबर 10 पर पावर 7 अर्घ होता है। 10 पर पावर 7 अर्घ होता है। और इसी में से अगर पूछ दे कि एक अर्घ बराबर कितना जूल होगा तो कहेंगे कि 10 पर पावर माइनस 7 जूल होगा। पास्कल, इसमें पास्कल है, न्यूटन है, वाट है। आप जानते हैं कि वाट जो है शक्ति का मात्रक होता है, न्यूटन जो है बल का मात्रक होता है, भार का मात्रक होता है, पास्कल जो है दबाव का यानी दाब का मात्रक होता है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से है। पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। पीन वैली जो एक राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में। आंसर एकदम मेरे प्यारे साथियों फटाफट लगाते चलिए। चलिए जुड़ने वाले जितने भी हमारे मित्रगण हैं सभी को नमस्कार और प्रणाम। व्हाट इज लाइट, बताओ सर। पहले हम पूरा प्रश्न को देख लेंगे, उसके बाद जरूर आप सभी प्रश्नों का जवाब मिलेगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, एकदम देखते चाहिए। पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित कहाँ है? पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित कहाँ है? आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। तो आप सब आंसर क्या लगा देंगे? हिमाचल प्रदेश लगा देंगे। इसी में मेरे प्यारे साथियों बहुत सारा चीज पूछा जाता है। जैसे कि पूछा जाएगा पंचमढ़ी कहाँ है? पूछा जाएगा पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कहेंगे सर पंचमढ़ी जो है एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। कहाँ है पंचमढ़ी? यानी मध्य प्रदेश में। पूछा जाएगा बांधवगढ़ कहाँ है? बांधवगढ़ अगर पूछा जाएगा, बांधवगढ़ कहाँ है तो आप बताएंगे बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। उसी प्रकार का अरुणाचल प्रदेश के बारे में पूछा जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश का भी होता, पंखुई हो गया, नामदफा हो गया, कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। उत्तराखंड का भी पूछा जाएगा तो जिम कार्बेट कहाँ है? तो कहेंगे उत्तराखंड में है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। दक्कन का पठार कितने राज्यों में फैला है? दक्कन का जो पठार है कितने राज्यों में फैला है? इसका आंसर एकदम आप सब बताइए। दक्कन का जो पठार है मेरे प्यारे साथियों वो भारत के जो है कितने राज्य में है? भारत के जो है कितने राज्य में है? तो कहेंगे सर 8 राज्य में है। भारत के कितने राज्य में फैला हुआ है? 8 राज्य में फैला हुआ है। वो 8 राज्य कौन कौन से है? तो मेरे प्यारे साथियों पहला आप लिखेंगे तेलंगाना। क्या लिखेंगे? तेलंगाना लिखेंगे। दूसरा राज्य आपका कौन है?
ये दक्कन का जो पठार है, अधिकतम राज्य है, दक्षिण का राज्य है, तो पहला क्या हो गया? तेलंगाना हो गया। दूसरा जो है क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। दूसरा कौन है? कर्नाटक है। तीसरा मेरे प्यारे साथियों क्या हो गया? एकदम आप सब आंसर लिखते चलिए। महाराष्ट्र हो गया। तीसरा कौन हो जाएँगे? महाराष्ट्र हो जाएँगे। चौथा बताइए क्या होगा? आप सब आंसर बताइए चौथा क्या होगा? तो आंध्र प्रदेश होगा। क्या होगा? आंध्र प्रदेश होगा। आंध्र प्रदेश होगा। पाँचवाँ क्या होगा ये बताइए? चौथा हो गया आंध्र प्रदेश, पाँचवाँ क्या होगा? तो केरल होगा, केरल होगा। छठा कौन होगा मेरे प्यारे साथियों? तो तमिलनाडु होगा, तमिलनाडु होगा। सातवाँ बताइए? सातवाँ आपका जो है छत्तीसगढ़ कुछ भाग होगा, यानी छत्तीसगढ़ कुछ भाग होगा, छत्तीसगढ़। और आठवाँ बताइए लास्ट क्या होगा? छत्तीसगढ़ का कुछ भाग और आपका मध्य प्रदेश का यानी एमपी का कुछ भाग, यानी दक्कन का पठार फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ में कुछ भाग और मध्य प्रदेश में कुछ भाग। तो आपका कितने राज्य हैं जो दक्कन का पठार फैला हुआ है? तो 8 राज्य हैं। 8 राज्य आंसर आप लगा देंगे तीसरा नंबर पे। चलिए, मेरे प्यारे साथियों सभी मित्रों को ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि सभी तक ये पहुँच सके। निम्न में से कौन-सा विटामिन जल में घुलनशील है? यानी इसमें विटामिन का नाम बताना है जो जल में घुलनशील है। आप जानते हैं कि अधिकतर विटामिन जो है वसा में घुलनशील होता है और 2 विटामिन जो है जल में घुलनशील होता है। उसमें से एक विटामिन का नाम बताइए जो जल में क्या है? घुलनशील है। आंसर देते चलिए मेरे प्यारे साथियों, एकदम आंसर देते चलिए। कहेंगे सर बी और जो है सी है वो जल में घुलनशील है। बी और सी क्या है? जल में घुलनशील है। बाकी कौन? ए, ए, ई, डी, के जो भी यानी कि ये विटामिन है, ये जो है वसा में घुलनशील है। किसमें घुलनशील है? वसा में। ए, डी, ई के वसा में घुलनशील है और बी और सी जो है जल में घुलनशील है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आप जानते हैं विटामिन ए जो है यानी कि आँखों के लिए सबसे अच्छा स्रोत है। यानी कहते हैं कि किस विटामिन की कमी से, विटामिन ए की कमी से क्या होते हैं? तो कहेंगे विटामिन ए की कमी से रतौंधी होते हैं। विटामिन बी की कमी से क्या होते हैं? बी1 जिसे पिछले क्लास में बताए थे, बेरी-बेरी। आप जानते हैं विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो रक्तस्राव की समस्या होती है। और विटामिन डी के कारण क्या होता है भैया? तो कहेंगे रिकेटस की बीमारी होती है। ये चर्चा चला था पिछले क्लास में। तो यहाँ पे जो आपका आंसर लगाना है वो बी और सी, और आप देख रहे हैं आंसर क्या है? विटामिन बी है जो जल में क्या है? यानी कि घुलनशील है। कोई बात नहीं, लेट हो गया तो कोई बात नहीं है। वॉलीबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? आप सब बताइए, जब वॉलीबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? प्रत्येक पक्ष की बात आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, यानी एक पक्ष इधर और एक पक्ष उधर। 2 पक्ष होते हैं, प्रत्येक पक्ष में बताना है, यानी एक साइड में बताना है कितने खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल में। तो वॉलीबॉल में जो खिलाड़ी की संख्या होती है वो कितनी होती है? 6 होती है। वॉलीबॉल में 6 होती है। 5 किसमें होता है? तो कहेंगे सर 5 जो है बास्केटबॉल में होता है। बास्केटबॉल में होता है। बास्केटबॉल में कितना होता है? 5 होता है। 7 किसमें होता है? तो कहेंगे कबड्डी, नेटबॉल, वाटर पोल। यानी कबड्डी में जो होते हैं मेरे प्यारे साथियों वो कितने होते हैं? 7 होते हैं। वाटर पोल, कबड्डी याद रखिए, वाटर पोलो भी रखिएगा। तो वाटर पोलो में जो है कितने होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। बिल्कुल एकदम सही जवाब चल रहा है आप सबका। नेट बॉल में भी 7 होते हैं। बेसबॉल पूछा जाए, खो-खो पूछा जाए, तो खो-खो की अगर बात आते हैं तो आप जानते हैं कितने खिलाड़ी होते हैं? खो-खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। और आप क्रिकेट, फुटबॉल ये सब में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। और सबसे ज़्यादा किसमें होते हैं? रग्बी फुटबॉल होते हैं, जिनमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है ना। चलिए एकदम फटाफट आंसर लगाते चलिए। बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे साथियों। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल 3 है जो कि 11 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। विश्व प्रेस सूचकांक 2023 में भारत का स्थान है, यानी विश्व प्रेस सूचकांक जो है 2023 में भारत का स्थान क्या दिया गया? 150वीं, 162वीं, 161वीं, 180। तो मेरे प्यारे साथियों आप जानेंगे, यानी आरएसएफ द्वारा जिसको कहते हैं, आरएसएफ का फुल फॉर्म होता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। यानी आरएसएफ द्वारा यानी कि प्रत्येक साल
प्रत्येक साल यानी विश्व प्रेस दिवस, जो विश्व प्रेस दिवस कितने मई को मनाते हैं हम लोग? 3 मई को मनाते हैं। इसी दिन जो है यानी कि विश्व प्रेस सूचकांक दिया जाता है। यानी ये जो विश्व प्रेस सूचकांक जो है दिया गया है, टोटल 180 देशों के रैंकिंग में भारत का जो स्थान है तो कहेंगे 161 स्थान है। यानी क्या है स्थान? 161 स्थान है भारत का, जो कि विश्व प्रेस सूचकांक में दिया गया है। लेकिन 2022 में इसका स्थान कितना था? 150वां था। कितना था? 150वां था। और 2023 में कितना है? 161वां है। आप कहेंगे आरएसएफ द्वारा यानी प्रत्येक साल 3 मई को विश्व प्रेस सूचकांक का लिस्ट जारी होता है, उसमें दिया जाता है। तो भैया 2023 में जो है भारत का स्थान कितना है? 161वां है। एकदम क्लियर है। चलिए, बहुत ही सुंदर। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें जो है पहला देश कौन है? इसमें पहला स्थान किसको दिया गया है? तो प्रथम जो देश है विश्व प्रेस सूचकांक में वो नॉर्वे है। कौन है? नॉर्वे है। और अंतिम कौन है जो कि 180? अंतिम कौन है? अंतिम बताइए कौन है? तो अंतिम जो 180 नंबर पे है वो कौन है? तो कहेंगे उत्तरी कोरिया है। कौन है? उत्तरी कोरिया है। उत्तरी कोरिया है 180 नंबर पे यानी अंतिम स्थान पे, यानी उत्तरी कोरिया है। चलिए, पहले स्थान पर कौन है? नॉर्वे है। उत्तरी कोरिया लास्ट में है। और हमारा देश जो भारत है वो 161वें नंबर पे है। इस प्रश्न को आंसर दीजिए आप सब। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन वह अभिक्रिया है जिसमें रंग गुण चेंज हो सकता है लेकिन उसको पुनः हम प्राप्त कर सकते हैं। तो भौतिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन जिसको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जैसे भोजन का पचना दोबारा परिवर्तन नहीं हो सकता है। जैसे कह देंगे मोमबत्ती का जलना दोबारा परिवर्तन नहीं हो सकता है, लेकिन मोमबत्ती का पिघलना दोबारा यानी कि वापस ला सकते हैं, यानी इसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। रंग रूप भले चेंज हो जाए लेकिन दोबारा अगर जिसको हम प्राप्त कर लेंगे वो भौतिक परिवर्तन होगा। जिसको हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे वो हमारे लिए क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। तो यहाँ कारा निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? भोजन का पाचन कभी दोबारा प्राप्त होगा क्या? नहीं होगा। मोमबत्ती का पिघलना दोबारा प्राप्त हो जाएगा, मोमबत्ती का जलना दोबारा परिवर्तन नहीं होगा। फलों का पकना दोबारा परिवर्तन, दोनों द्वारा परिवर्तन का मतलब दोबारा वापस नहीं होगा, है ना? तो मेरे प्यारे साथियों, मोमबत्ती को पिघलना, फिर आप मोमबत्ती को पिघला करके फिर किसी भी आकार में ढाल सकते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर हो जाएगा। लगा दीजिए दूसरा नंबर पे, बिल्कुल सही जवाब है। शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ये यानी कि शास्त्रीय नृत्य है जो कुचिपुड़ी है, भारत के किस राज्य से संबंधित है? आंसर बताइएगा मेरे प्यारे साथियों, एकदम इसका आंसर बताएंगे। तो भारत में जो है आपको बता दें कि शास्त्रीय नृत्य जो है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। शास्त्रीय नृत्य की अगर बात करें मेरे प्यारे साथियों, यानी भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 हैं। 8 कौन कौन हैं? तो ध्यान दीजिएगा। पहला जो है भरतनाट्यम है, ठीक है, भरतनाट्यम। नाट्यम, भरतनाट्यम बताइए किस राज्य का जो है शास्त्रीय नृत्य है? तो आप आंसर इसका दे देंगे, कहेंगे सर तमिलनाडु है। सब लिख लीजिए एकदम, आप सब स्क्रीनशॉट जरूर लास्ट में कर लीजिएगा। यानी कि जिस प्रकार शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है, टोटल जो शास्त्रीय नृत्य है उसकी संख्या कितनी है? 8 है, जिसमें एक वो शास्त्रीय नृत्य है जो भरतनाट्यम है, यानी किस राज्य से संबंधित है? कहेंगे तमिलनाडु से है। कहाँ से है? तमिलनाडु से है। दूसरा हम आपको लिख दे रहे हैं, बताएंगे कथक। कथक कहाँ से है? कथक कहाँ से है? तो कहेंगे उत्तर भारत। उत्तर भारत यानी कथक जो शास्त्रीय नृत्य है उत्तर भारत का है। और ये ऑप्शन आपको उत्तर भारत ही देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर उत्तर भारत देखने को ना मिले मेरे प्यारे साथियों, तो आप क्या लगाएंगे? आपको कभी कभी यूपी भी देखने को मिलेंगे, उत्तर प्रदेश आप लगा देंगे। क्या लगा देंगे? यूपी, उत्तर प्रदेश लगा देंगे, बिल्कुल एकदम। चलिएगा, तीसरा अगर हम बात करें जो शास्त्रीय नृत्य है वो हमारा क्या है? कुचिपुड़ी है। क्या है? कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी बताइए किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी बताइए किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कहेंगे सर आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश का है। चौथा अगर हम बात करें, चौथा बात करें
तो चलिए चौथा भी लिख लेंगे, यानी कि ओडिसी। तो ओडिसी का नाम सुनते ही पता चल जाता है कहाँ का मेरे प्यारे साथियों, ओडिसी। तो ओडिसी किस राज्य का है, तो कहेंगे उड़ीसा राज्य का है। कहाँ का है, उड़ीसा राज्य का है। ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य है वो किस राज्य का है, उड़ीसा राज्य का है, बिल्कुल सही है। अब हम बात करेंगे अगला मेरे प्यारे साथियों, चौथा हो गया, पांचवा यहाँ लिख देते हैं। पांचवा आप सब जानते हैं मोहिनी अट्टम। पांचवा जो है मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। और इसी के साथ इसमें एक है कथकली, कथक, कथकली, एक ही साथ लिख देते हैं कथकली, कथकली। मोहिनी अट्टम और कथकली किस राज्य का है, तो आप बताएंगे मोहिनी अट्टम और कथकली जो है केरल राज्य का है। क्या है, केरल राज्य का है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मोहिनी अट्टम पांचवा और छठा जो है कथकली हो गया, आपका कहाँ का है, केरल का है, बिल्कुल एकदम सही जवाब। एक मेरे प्यारे साथियों सातारिया, सातारिया भी शास्त्रीय नृत्य है। तो सातारिया किसका है, असम राज्य का है। किस राज्य का है शास्त्रीय नृत्य, असम राज्य का है। और लास्ट आप जानते हैं मणिपुरी, क्या, मणिपुरी, मणिपुरी, मणिपुरी जो है कहाँ का है, तो कहेंगे सर मणिपुर का है, मणिपुर का है। यानी टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें कि भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक जो है आपका उत्तर भारत का, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ओडिसी उड़ीसा का, मोहिनीअट्टम कथकली केरल का, सातरिया असम का, मणिपुरी मणिपुर का। चलिए कोई बात नहीं, लेट हो गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सभी मित्रों को जरूर शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी दिवस 2023 का थीम क्या है, यानी पृथ्वी दिवस 2023 का। तो मेरे प्यारे साथियों करंट अच्छा है, यानी जो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तो सबसे पहले बताइए कि पृथ्वी दिवस प्रत्येक साल कब मनाया जाता है। तो कहेंगे सर पृथ्वी दिवस जो प्रत्येक साल जो है वो आपका कितने तारीख को, बता दीजिए आंसर आप सब। कहेंगे सर 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। लेकिन पहली बार कब मनाया गया था, पहली बार कब मनाया गया था, बताएंगे पृथ्वी दिवस पहली बार मेरे प्यारे साथियों कब मनाया गया था पृथ्वी दिवस। तो कहेंगे सर 22 अप्रैल 22 अप्रैल 22 अप्रैल 1970 ईस्वी को पहली बार यानी पृथ्वी दिवस मनाया गया था। इसलिए प्रत्येक साल जो है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे पूछ रहा है पृथ्वी दिवस 2023 का थीम क्या है, तो कहेंगे इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, आपका जो है थीम, यानी कि तीसरा नंबर ऑप्शन में है, तो लगा दीजिएगा। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी क्या, एकदम सभी मित्रों को जरूर शेयर कर दीजिए, फटाफट सभी मित्रों को जरूर शेयर कर दीजिए। आगे मेरे प्यारे साथियों कहते हैं अकबर के दरबार में गृह मंत्री के रूप में जाना जाता था। अकबर के दरबार में जो है गृह मंत्री के रूप में कौन जाना जाता था, जिसमें कि जानते हैं मेरे प्यारे साथियों अकबर का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो 15 अक्टूबर, कहेंगे 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को किसका जन्म हुआ था, अकबर का जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था, अमरकोट, अमरकोट के राजा थे बिरसाल के, यानी कि महल में इनका जन्म हुआ था। और इनके जो गृह मंत्री थे कौन थे, तो गृह मंत्री कहेंगे मुल्ला दो प्याजा था। गृह मंत्री कौन थे, मुल्ला दो प्याजा इसका गृह मंत्री था। और आप सब जानते हैं कि राजा टोडरमल जो है वित्त मंत्री थे, बीरबल जो है विदेश मंत्री थे, और कहते हैं अब्दुल रहीम खान खाना जो है वो रक्षा मंत्री थे, है ना। तो इसमें जो है पूछा है गृह मंत्री, तो मुल्ला दो प्याजा। पूछता कि वित्त मंत्री कौन है, तो आप आंसर लगाते टोडरमल लगाते। पूछता बीरबल कौन थे, विदेश मंत्री थे। अब्दुल रहीम खान खाना कौन थे, रक्षा मंत्री थे। क्लियर है, चलिएगा मेरे प्यारे साथियों देख लेते हैं इसके बारे में। अकबर का जो जन्म है 15 अक्टूबर 1542 अमरकोट के राजा बिरसाल के महल में हुआ था। यह भी अभी आप जाने। पिता इनके कौन थे, हुमायूं थे। इनका जो शासन काल है 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक रहा है। अकबर के जो मंत्री हैं
ये पद है और ये मंत्री का नाम वजीर जो है अब्दुल फजल को दिया गया था, यानी कि अबुल जो फजल थे वो वजीर का काम करते थे अकबर के शासनकाल में। वित्त मंत्री का जो प्रभाव है वो टोडरमल को दिया गया था। गृह मंत्री का प्रभाव मुल्ला दो प्याजा को दिया गया था। विदेश मंत्री का प्रभाव बीरबल को, रक्षा मंत्री का प्रभाव अब्दुल रहीम खान ए खाना को दिया गया था और शिक्षा मंत्री थे कौन, फैजी थे। तो ये जरूर रखिएगा इनका अकबर का जो है पद, जो अकबर के शासनकाल में जिसको पद मिला था और मंत्री का नाम इस प्रकार है। चलिए एकदम समझ गए मेरे प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र डैश स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम, श्रीहरिकोटा, बेंगलुरु, अहमदाबाद, कहाँ स्थित है? तो चलिए आंसर एकदम लगाएंगे। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में अवस्थित है। कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा में स्थित है। और सतीश धवन का जो अंतरिक्ष केंद्र है इसका निर्माण कब हुआ था? तो यह जब हुआ था इसका निर्माण यानी स्थापना जिसको कह सकते हैं 1 अक्टूबर 1971 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का यह कहाँ है? श्रीहरिकोटा में है। आप जानते हैं बेंगलुरु में क्या है? इसरो जो अभी देख रहे हैं चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ था कहाँ से हुआ था? इसरो से, है ना। तो बेंगलुरु में कौन है? इसरो कहाँ है? बेंगलुरु है। तो आपको तिरुवनंतपुरम कहाँ है? तो कहेंगे ये विक्रम साराभाई का केंद्र है। यहाँ कौन है? विक्रम साराभाई का, यानी विक्रम साराभाई जो है अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? वो तिरुवनंतपुरम में है। अहमदाबाद में क्या है? तो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र है। यहाँ पे क्या है? अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र है। चलिए बिल्कुल एकदम आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, यानी यहाँ पे अगर हम बात करें ये भारत है। अब भारत पूरा भारत है। एक इधर पूर्वी बिंदु का बात करें, एक इधर पश्चिमी बिंदु का बात करें, इधर एक दक्षिणी बिंदु की बात करें, इधर एक उत्तरी बिंदु का बात करें। तो भारत की पूर्वी बिंदु की अगर बात करें तो कहेंगे क्या है? की बिथु है। क्या है? की बुथु, की बूथ जो बोलते हैं आप, की बूथ। पूर्वी बिंदु का नाम क्या है? कीबूथ है, जो आप जानते हैं 97 डिग्री 25 मिनट पर अवस्थित है। 97 डिग्री 25 मिनट पर कीबूथ है, जो कहाँ है? यानी कि अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। अगर बात करें मेरे प्यारे साथी भारत की पश्चिमी बिंदु तो आप जानते हैं गोहर माता, गोहर मोती भी बोल सकते हैं इसको, या इसको आप गोर माता भी कहीं कहीं नाम देखे होंगे, गोर माता भी लिखा रहता है। ये कहाँ? सरक्रीक, ये कहाँ? सरक्रीक में है। और सरक्रीक कहाँ है? तो कहेंगे गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। और ये कितने डिग्री पर अवस्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों 68 डिग्री 7 मिनट पर ये अवस्थित है। गोहर मोती, गोहर माता जो सरखरी गुजरात में अवस्थित है, की बिथु जो है अरुणाचल प्रदेश में है, 97 डिग्री 25 मिनट यानी पूरब में अवस्थित। आपसे यहाँ पूछे कि बताइए उत्तरी बिंदु क्या होगा? तो कहेंगे उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कॉल है। उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल है। और ये कहाँ स्थित है? तो J&K है। J&K में यानी जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। और मेरे प्यारे साथी इंदिरा कॉल जो है कितने डिग्री पर अवस्थित है? तो कहेंगे 37 डिग्री 6 मिनट पे अवस्थित है। अब आपसे पूछा जाए भारत का दक्षिणतम बिंदु, अगर भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाएगा तो दक्षिणतम बिंदु मेरे प्यारे साथियों जिसको आप पिग्मलियन पॉइंट भी कहते हैं, यानी पर्सियन पॉइंट भी कहते हैं, इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट कहते हैं। इंदिरा पॉइंट कहते हैं। इंदिरा पॉइंट है दक्षिणतम बिंदु। तो ये कितने डिग्री पर है? तो कहेंगे सर 6 डिग्री यानी कि 45 मिनट पे यानी अवस्थित है ये। लेकिन कहेगा दक्षिण भारत के यानी कि भूमि से लगा हुआ दक्षिण बिंदु कौन है? तो कहेंगे कन्याकुमारी है। कौन है? कन्याकुमारी है। जो कितने डिग्री पर अवस्थित है? 8 डिग्री 4 मिनट पर।
समझ गए मेरे प्यारे साथी, इसमें किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? अगर पूछेगा कि भारत का उत्तरी बिंदु तो बताएँगे इंदिरा कौल, आपसे पूछेगा भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट और कहेंगे मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ तो कन्याकुमारी। अगर पूछेंगे पश्चिमी बिंदु गौहर मोती कहीं मिलेंगे, कहीं गौर माता मिलेंगे, कहीं सर क्रीक मिलेंगे, लगा देंगे और कहेंगे कि भारत की पूर्वी बिंदु तो किबूत है आपका, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि सवाल आ गया आपका इतना है तो m बराबर क्या होगा, तो एकदम ध्यान दे दीजिएगा मेरे प्यारे साथी, सवालों को हम हल करने वाले हैं। यहाँ पे है 216 216 पर पावर क्या है 4 है, डिवाइड है 36 पर पावर 4 है, फिर आपका बड़ी ब्रैकेट है, उसके बाद गुना है 6 पर पावर 5 है बराबर 6 पर पावर m है। m का मान चाहिए तो देखिएगा इसको हम हल करेंगे। यहाँ 216 है और देख रहे 4 है, यहाँ भागा देख रहे हैं मेरे प्यारे साथियों 36 है और पावर 4 है, तो 36 याद देखिए है, तो इसी के सापेक्ष की बात करें यहाँ पर हम ला सकते हैं, भाग कर सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे मेरे प्यारे साथियों, एकदम ध्यान दीजिएगा। 216 को क्या लिख सकते हैं, 6 पर पावर 3 लिख सकते हैं और ब्रैकेट क्या है 4 है, लिख दीजिए। भागा का है तो डिवाइड कर सकते हैं, 36 है तो 6 पर पावर 2 और ऊपर ब्रैकेट के बाहर 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एकदम इनको हल करिए, गुना आपका कितना है 6 पर पावर 5 है, उधर कितना है 6 पर पावर m है, ऐसा आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए m गुना n यानी कि x पर पावर m इंटू n, तो m गुना n करेंगे 4 तिया 12 यानी 6 पर पावर 12 और बटे 4 दूनी 8, 6 पर पावर 8 और गुना यहाँ पे कितना 6 पर पावर 5 बराबर 6 पर पावर m। जैसे हल करना चाहे कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों, ऐसे अगर कटाना चाहेंगे कटा देंगे, ये पूरा कैंसिल तो यहाँ 4 आएगा और 6 पर पावर 4 6 पर पावर 5 बेस समान है तो पावर जुटेगा, यानी कह सकते हैं इधर 6 पर पावर 9 होगा, उधर 6 पर पावर m है, बेस बराबर है, इसलिए m बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यानी आपका जो आंसर होगा m का मान होगा वो 9 होगा। लगा देंगे आप कितना नंबर ऑप्शन, तीसरा नंबर ऑप्शन। एकदम क्लियर है। चलिए बहुत ही सुंदर मेरे प्यारे साथी, एकदम जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं और सवालों को देखते हैं क्या कहता है। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कौन सी थी? फटाफट आंसर दीजिए आप सब। तो मगध की प्रारंभिक जो राजधानी थी मेरे प्यारे साथियों वो कहाँ थी? राजगृह थी। कहाँ थी? राजगृह थी। तो आंसर क्या लगा देंगे? चौथा नंबर लगा देंगे। आपको पता है उदय ने उसकी राजधानी कहाँ बनाया था? पाटलिपुत्र बनाया था राजगृह से बदल के, और फिर उसके बाद शिशुनाग ने उसको वैशाली बनाया था और कालाशोक ने पुनः फिर पाटलिपुत्र कर दिया था, पाटलिपुत्र कर दिया था। लेकिन मगध की प्रारंभिक जो राजधानी थी वो कहाँ थी? राजगृह थी। चलिए बिल्कुल एकदम सही जवाब है। प्रकाश वर्ष मात्रक किसका होता है? तो मेरे प्यारे साथी बताएंगे इसका आंसर। प्रकाश वर्ष जो है मात्रक होता है किनका? दूरी का, समय का, बल का, प्रकाश की तीव्रता का। तो आप जानते हैं प्रकाश वर्ष क्या है? एक वर्ष में प्रकाश जितना दूरी तय करता है उसी को क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी एक वर्ष में प्रकाश जितना दूरी तय करता है उसको हम कहेंगे प्रकाश वर्ष। तो कहते हैं एक वर्ष में जितना दूरी तय करता है, दूरी उसमें आ रहा है, इसलिए क्या आंसर हो जाएगा? दूरी का जो मात्रक होगा वो प्रकाश वर्ष होगा। यानी कह सकते हैं यहाँ पे प्रकाश वर्ष मात्रक होता है किसका? दूरी का, क्योंकि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा जो तय की गई दूरी है वही क्या कहलाता है? प्रकाश वर्ष कहलाता है। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो कहेंगे सर 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर होता है। अगर आपको यही पूछा जाएगा किलोमीटर में तो 9.46 गुना 10 पर पावर 12 किलोमीटर। एकदम याद रखिएगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर, 9.46 गुना 10 पर पावर 12 किलोमीटर एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। अगर पूछा जाए कि 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो कहेंगे सर जी एक पारसेक होता है, एक पारसेक होता है, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और आपको पता है मेरे प्यारे साथियों, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल तो कहेंगे 3
गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। क्लियर है? एकदम बिल्कुल सही है। तो मेरे प्यारे साथियों एकदम लाइक करते चले जाइए, सभी मित्रों को एक बार लाइक कीजिए और आंसर आगे बढ़ाइए मेरे प्यारे साथियों, है ना? फटाफट लाइक कर दीजिए, जो मित्रगण अभी नहीं किए हैं जरूर कर दीजिए। आगे, माँ बेटे के लिए सेवलाई में कौन सा कारक है? माँ बेटे के लिए सेवलाई में कौन सा कारक है? यानी कि माँ बेटे के लिए जो है यानी कारक का चिन्ह लगा हुआ है, कौन सा कारक है? तो आप जानते हैं मेरे प्यारे साथियों, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए यहाँ पे के लिए आया है, तो संप्रदान कारक आंसर हो जाएगा। एक बार सुन लीजिए, कर्ता ने कर्म को, यानी ये कर्ता के लिए आया, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए फिर आपादान से अधिकरण में पे पर असंबोधन हे हो अरे आता है कि नहीं आता है? तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ के लिए आया है, यानी कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबोधन का कि नाना री रे 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 अधिकरण में पे हो और आ जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों हमारा जो आंसर होगा के लिए कौन होगा? संप्रदान होगा। तो संप्रदान कारक आप आंसर लगा के एकदम चले आएंगे। चलिए बहुत ही सुंदर, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर इंग्लिश है, तो आप इंग्लिश स्किप कर दे भैया, तो कहेंगे बिल्कुल आंसर बी होगा। ऐसे भी देख ले तो साइनो कह रहा है कल्चर का सोसाइटी होता है, साइनो है ना? तो चलिए आप सोसाइटी लगा के आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम, तो मेरे प्यारे साथियों यानी पूछा जा रहा है खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम, सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा? तो कहेंगे सर खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम होगा, वो होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो कहेंगे सर क्या होगा? इसका सूत्र पूछा जाता है, मेरे प्यारे साथी इसका सूत्र जानकारी रखिएगा। तो कहेंगे NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 बिल्कुल एकदम सही जवाब है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसमें एक आप देख रहे हैं कि सोडियम कार्बोनेट आखिर जो है वो किसके लिए है, सोडियम क्लोराइड किसके लिए है, सोडियम सल्फेट किसके लिए है? इसका तो आंसर हो गया मेरे प्यारे साथियों सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को आप क्या कहते हैं? धोवन सोडा कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? धोवन सोडा कहते हैं, धोवन सोडा कहते हैं। और धोवन सोडा का यानी सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? कहेंगे Na2CO3 इंटू 10H2 इंटू 10H2O इंटू 10H2O, ये हो गया धोवन सोडा का सूत्र हो गया। इसमें मेरे प्यारे साथी सोडियम क्लोराइड देख रहे हैं, जिसको आप साधारण नमक कहते हैं, जिसको आप कहते हैं साधारण नमक कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण नमक कहते हैं, जिनका सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड साधारण नमक NaCl। तो खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। आप आंसर लगा देंगे चौथा नंबर। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक किनकी होती है? यानी प्रति यूनिट का मतलब एक यूनिट में कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक किसकी होती है? तो वसा की होती है। आंसर लगा देंगे वसा, यानी कि एक यूनिट से प्राप्त ऊर्जा अगर वसा देते हैं तो कितना? 9.2 और कार्बोहाइड्रेट 4.2 कैलोरी प्रति यानी कि यूनिट देते हैं, और प्रोटीन भी 4.2 कैलोरी प्रति यूनिट देते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा 9.2 कैलोरी प्रति यूनिट कौन देते हैं? वसा देते हैं। तो आंसर क्या लगा देंगे आप सब? वसा लगा देंगे। चलिए बिल्कुल सही है जवाब एकदम मेरे प्यारे साथी, आंसर लगा दीजिए वसा। गेहूं में लगने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सी है? गेहूं में जो रोग लगने वाला है वो निम्नलिखित में से कौन सी है? यानी कि खैरा रोग जो है किसमें होता है? कर नालवंट रोग किसमें होते हैं? लिटिल लीफ किसमें होते हैं? टीका रोग किसमें लगते हैं? तो बताइए कि गेहूं में जो बीमारी फैलता है वो एक बीमारी जो होता है, रोग होता है भैया, इसमें से कौन सा रोग है जो गेहूं में
फैलता है। तो आंसर एकदम फटाफट बताइए आप सब। तो आंसर मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा गेहूं के लिए? करनालवंट जो है यानी कि गेहूं का एक बीमारी है। खेरा जो है धान की बीमारी है। खेरा जो है धान की बीमारी है। लिटिल लीफ तो आप जानते हैं कि बैगन की बीमारी है। भैया बैगन की बीमारी है। किसकी बीमारी है? बैगन की है। और बताइए टिक्का किसकी है? तो टिक्का आप कहेंगे मूंगफली का है। टिक्का किसका है? तो मूंगफली का है। किसका है? मूंगफली का है। टिक्का जो एक बीमारी है किसका है? मूंगफली का है। बैगन में लिटिल लीफ जो है रोग है वो किसका है? बैगन का है। और खैरा का है किसका है? धान का है। चलिए एकदम आगे बढ़ते हैं। कुतुब मीनार के निर्माण में किसका योगदान है? देखिए भैया कुतुब मीनार के निर्माण में किसका योगदान है? कुतुबुद्दीन ऐबक का तो है ही है, इल्तुतमिश का भी है, फिरोज शाह तुगलक का भी, उपरोक्त सभी यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। आप सभी को पता है मेरे प्यारे साथियों कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का जो है नींव रखा था किसके याद में? तो कहेंगे बख्तियार काकी के याद में नींव रखा था। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में यानी उसी के स्मृति पर यानी उसी के याद में इनको बनवाया गया था। तो उसके लिए जो नींव रखा गया था किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और जो है पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। और आप जानते हैं कि कुतुब मीनार का जो 5वां मंजिल था उसको किसने बनवाया था? 5वां मंजिल तो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। और जानते हैं सिकंदर लोदी भी इसमें अगर नाम रहता तो वो भी आता, क्योंकि रंग रोपण जो कराया था वो सिकंदर लोदी ने कराया था। समझ रहे बात को? यानी कि नींव रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार काकी की याद में। इल्तुतमिश हो गया, फिर आपका फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने 5वें मंजिल को बनवाया था। और यानी सिकंदर लोदी ने जो है रंग रोगन का कार्यक्रम किया था। और उपयुक्त इसमें सभी आंसर लगा के आ जाएंगे। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न क्या कहता है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र। तो आप सब जानते हैं झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन है? कहेंगे पायरोमीटर, सिस्मोग्राफ, पॉलीग्राफी, फोनोग्राफ। तो मेरे प्यारे साथियों बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो आप जानते हैं पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? उच्च ताप मापा जाता है। उच्च ताप मापा जाता है किससे? पायरोमीटर से उच्च ताप मापा जाता है। अगर हम बात करें कि सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है तो कहेंगे सर भूकंप मापा जाता है। भूकंप मापा जाता है सिस्मोग्राफ से। अगर बात करें पॉलीग्राफी जो है वो किसका पता लगाता है तो यही आंसर हो जाएगा, यानी झूठ का जो पता लगाता है, झूठ का जो पता लगाता है वो जो है पॉलीग्राफी है। आपके मन में आ रहा होगा कि एक फोनोग्राफ, फोनोग्राफ से क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? यानी ध्वनि, ध्वनि लेखन में प्रयोग किया जाता है। ध्वनि लेखन में यानी कि प्रयोग किया जाता है फोनोग्राफ का। क्लियर है? चलिएगा। पायरोमीटर से उच्च ताप मापा जाता है, सिस्मोग्राफ से भूकंप, और पॉलीग्राफी से झूठ का पता लगाने के लिए यंत्र है, और फोनोग्राफ से जो है ध्वनि लेखन के अनुप्रयोग में काम आता है। आगे बढ़ते हैं। पोमोलॉजी में अध्ययन किया जाता है किसका? भैया पोमोलॉजी में अध्ययन किसका किया जाता है? पुष्पों का किया जाता है, फलों का किया जाता है, मधुमक्खियों पालन का किया जाता है, पक्षियों का किया जाता है, किसका किया जाता है? आंसर एकदम बताइएगा। तो हम बात करेंगे सबसे पहले पुष्पों का अध्ययन अगर 1 नंबर में है तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कहेंगे पुष्पों का अध्ययन जो है एंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। यहाँ दिया है पोमोलॉजी, इसका मतलब पहला आंसर नहीं होगा। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन जो है वो कहलाता है पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। इसका मतलब है आंसर आपका हो जाएगा फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। फ से फल, प से पोमोलॉजी, ऐसे याद रखिए पोमोलॉजी फलों का अध्ययन है ना। अब यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बताइए मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपी कल्चर। क्या कहलाता है? एपी कल्चर। एपी कल्चर कहलाता है। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन होता है मेरे प्यारे से। तो बताइए पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑर्निथोलॉजी। 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 ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन।
ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। आंसर एकदम फटाफट लगाते चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी, चंबल नदी। 24 का आंसर बताइए मेरे प्यारे साथी फटाफट, एकदम बताते चलिए आंसर क्या होगा। तो आंसर आ गया कि नागार्जुन सागर जो बांध है किस नदी पर बनाया गया है? तो कृष्णा नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी पर बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुसूची में यानी दल बदल विरोधी कानून का विषय का प्रावधान है? तो कहेंगे वो 10वीं अनुसूची है, जो कि दल बदल विरोधी कानून का यानी कि विषय रखा गया है, वो 10वीं अनुसूची में रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। अप्रियता का उन्मूलन किस अनुच्छेद से संबंधित है? यानी छुआछूत, छुआछूत की बात आ जाएगा तो आप लगा देंगे अनुच्छेद कितना? 17 लगा देंगे। आप सब भी आंसर देते चलिए, कितना लगा देंगे? अनुच्छेद 17 लगा देंगे। 18 अगर रहता तो उपाधियों का अंत लगाते, उपाधियों का अगर अंत पूछता, उपाधियों का अंत पूछता मेरे प्यारे साथियों, तो आप क्या लगाते? उपाधियों का अंत, तो कहेंगे 8 एकिल 18 लगाते। तो ये दोनों याद रखिएगा। अप्रियता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 यानी छुआछूत जिसको कहते हैं, उपाधियों का अंत तो बताएंगे 18। आप बताइए अनुच्छेद 14 किससे रिलेटेड है? तो आप कहेंगे विधि के समक्ष समानता जो दर्शाता अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 15 जो होता है किसका वर्णन मिलता है? धर्म जाति लिंग आधार पर विभेद का वर्णन मिलता है। और अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन के विषय में समानता को दर्शाता है। तो हमारा जो आंसर है मेरे प्यारे साथियों कितना है? यानी कि पहला नंबर है अनुच्छेद 17। आगे बढ़ते हैं, अप्रियता का अंत यानी एक ही प्रश्न थे है तो अनुच्छेद 17 लगा दीजिए। सेम प्रश्न आ गया था, आइनू जनजाति निवास करती है, आइनू जनजाति किस देश का है? बताएंगे आइनू जो जनजाति निवास करते हो किस देश का है? तो आइनू याद रखिएगा जापान, आइनू याद रखिएगा जापान। अगर न्यूजीलैंड से पूछा जाएगा तो कीवी लगा देते, अगर माउरी हो गया कीवी हो गया, ये न्यूजीलैंड का है। तो आप जानते हैं माउरी जनजाति न्यूजीलैंड और आइनू जो है वो जापान के हैं। तो आपका जो आंसर हो गया क्या हो गया? जापान हो गया। आगे बढ़ते हैं, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई? जुलाई 1964 ईस्वी में, जुलाई 1968 ईस्वी में, जुलाई 1962 ईस्वी में, जुलाई 1966 ईस्वी में। बताइए इसका आंसर। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई? जुलाई 1964 में, जुलाई 1968 में, जुलाई 1962 में, जुलाई 1966 में। आंसर देते चलिए आप सब। यानी जिसको भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को यानी शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं पता है? आईडीबीआई, नाम तो सुने ही होंगे। आईडीबीआई बैंक का जो है स्थापना कब किया गया था? तो कहेंगे सर 1 जुलाई 1964 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कहेंगे इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। इनकी स्थापना 1 जुलाई 1964 ईस्वी को, और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे साथियों पहला नंबर। आगे बढ़ते हैं, आईडीबीआई का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि मुंबई में। चलिए, पराश्रय तरंग की आवृत्ति होती है, तो ये तरंग पहले 3 कंडीशनों में, तरंग जो है ध्वनि तरंग 3 भागों में बांटा गया है, अवश्रय, श्रवय और पराश्रय। अवश्रय जिसको हम सुन नहीं सकते हैं, और पराश्रय को भी हम नहीं सुन सकते हैं, तो श्रय को सुन सकते हैं। यहाँ पे है पराश्रय। अवश्रय की बात आएगा तो 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से क्या होगा? कम होगा, ठीक है। अवश्रय, अश्रय का जो होगा वो क्या होगा? 20 हर्ट्ज से क्या होगा? HZ से लेकर के 20,000 तक, 20,000 तक HZ तक होगा, ठीक है। और अगर पराश्रय होगा तो 20,000 Z से लेकर के अधिक तक होगा। क्या होगा? 20,000 Z से अधिक होगा, 20,000 HZ से हर्ट्ज से अधिक होगा, ज्यादा होगा, अधिक होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? लगा दीजिए इसमें आंसर आप सब फटाफट। पराश्रय तरंग की आवृत्ति जो होती है 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, यानी तीसरा नंबर क्या होगा? आंसर हो जाएगा। पराश्रय तरंग को मनुष्य नहीं सुन सकता है, जैसे कुछ जीव इसको सुन सकता भी, उत्पन्न कर सकता है, जैसे चमगादड़ हो गया, आपका बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, ये सुन भी सकता है और उत्पन्न भी कर सकता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं,
एक व्यक्ति ने एक घड़ी 5% हानि पर बेची, अगर वह 27 रुपये अधिक में बेचता तो 7% का लाभ होता, तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? 5% हानि पर बेची तो 95 में बेची। अगर 27 रुपया अधिक में बेचता, 27 रुपया अगर अधिक में बेचता तो कहता 7% का लाभ होता, तो इसका मतलब 107 में बेचता। घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? तो 100 निकाल लीजिए, यानी कि क्रय मूल्य कितना होगा? 100 होगा, क्योंकि 5% हानि में बेचे 95 में बेचे, 7% लाभ में बेचते तो 107 में बेचते, जिसके कारण 27 अधिक में बेचना पड़ता। तो बताइए इन दोनों का अंतर कितना है? 95 और इधर 107, तो कहेंगे 5-7 कितना, यानी 12 का अंतर है। यही 12% का अंतर, कितना रुपया अधिक में बेचना? 27 अधिक में बेचना। तो हमें चाहिए कितना? 100%। तो 100% बराबर हो जाएगा 27/12 गुना 100। तो लीजिए मेरे प्यारे साथी, 4 तिया 12, 25 चौके 100। अगर बात करें 9 तिया 27, 25 नमा 225, यानी क्रय मूल्य क्या हो गया? 225 हो गया। लगा देंगे तीसरा नंबर पे। अगर इस तरह का प्रश्न आए, अगर एक लाभ और दूसरा हानि में दे, तो डायरेक्ट जोड़ दीजिए 7 5 12, 12% का मतलब 27 अधिक होना, यानी 12 बराबर 27, तो 100 बराबर डायरेक्ट निकाल लेंगे। अगर हानि में रहेगा तो घटा के अंतर कर लेंगे, और लाभ में भी रहेगा तो घटा के अंतर कर लेंगे, और अगर लाभ हानि में रहे तो दोनों जोड़ के अंतर होगा, क्योंकि ये हानि में है और ये लाभ में, डिफरेंस वही होगा ना, वही काम करना है। चलिए बिल्कुल एकदम मेरे प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है सवाल, ध्यान दीजिएगा। किस राज्य ने अपने सभी जिले में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है? किस राज्य ने अपने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है? 31 का मेरे प्यारे साथियों आंसर दे दीजिए फटाफट। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रदीप जोशी, मनोज सोनी, अरविंद सक्सेना, सर रॉस वारकर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मनोज सोनी जी हो जाएंगे, जो कि हाल ही में यूपीएससी के अध्यक्ष बने हैं। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? करंट भी देख लेना है बीच बीच में। विशिष्टता द्वैतवाद का प्रतिपादक कौन है? शंकराचार्य है कि माधवाचार्य है कि रामानुजाचार्य है कि विष्णु स्वामी? आंसर एकदम फटाफट इसका लगाइए मेरे प्यारे साथियों। अब आप सब भी इसका आंसर लगाइए, देखिए कि कितना हो सकता है आंसर आपका सही। लास्ट में जरूर बताइएगा कितना किसका हुआ। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो रामानुजाचार्य हो जाएगा। तो आंसर लगा देंगे तीसरा नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था, यानी गुप्त वंश का तो स्थापना किया था, किसने किया था? श्री गुप्त ने किया था। लेकिन इसका पूछा जा रहा है वास्तविक संस्थापक कौन था? तो आंसर लगाएंगे चंद्रगुप्त, यानी प्रथम था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और गुप्त वंश का अगर स्थापना की बात करें, श्री गुप्त के द्वारा 240 ईस्वी में किया गया था। 240 ईस्वी में किया गया था। लेकिन स्थापना नहीं पूछा जा रहा है, वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए तो आप चंद्रगुप्त प्रथम लगा के ही आंसर आइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता दिवस जो है मेरे प्यारे साथी कब मनाया जाता है? बताएंगे आप सब आंसर। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर बताइएगा फटाफट। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल एकदम सही आंसर आ रहा है। तो कहेंगे सर विश्व जो है, यानी कि विश्व उपभोक्ता दिवस की बात करें, उपभोक्ता दिवस की अगर बात करें, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 15 मार्च हो जाएगा। अगर यहाँ पूछा जाए कि 24 दिसंबर क्या होगा, तो यहाँ पे राष्ट्रीय उपभोक्ता होता, राष्ट्रीय उपभोक्ता होता, तो आप क्या लगाते? 24 दिसंबर लगाते। 24 अक्टूबर ये जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है मेरे प्यारे साथियों? तो कहेंगे 24 अक्टूबर। और 31 मई को विश्व तंबाकू निरोध दिवस, विश्व तंबाकू निरोध दिवस मनाया जाता है 31 मई को। एकदम क्लियर है। चलिए फटाफट आंसर लगाते चलिए। आपका 36 नंबर प्रश्न है, इंग्लिश से रिलेटेड है भैया, तो आंसर जरूर लगा देंगे। ये हो जाएंगे बी नंबर। 36 का क्या हो जाएंगे? बी नंबर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
शत्रु का पर्यायवाची शब्द होगा, शत्रु का पर्यायवाची शब्द होगा, तो भैया इसका पर्यायवाची शब्द आप सब जरूर पढ़ लीजिएगा, तो ये हो जाएगा रिपु हो जाएगा। शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? रिपु हो जाएगा। यानी खग मतलब होता है पंछी, पंछी रहता, पक्षी रहता, विहंग रहता, तो खग होता। और तुरंग तो आप सब जानते हैं, घोड़ा अश्ववाजी जितना है तुरंग का है। और वारी मेरे प्यारे साथियों, पानी, नीर, अंबु सब वो वारी में आते हैं, इसलिए जो है शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? रिपु हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप सबका। तरल से भरे हुए बीकर में तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है? तरल से भरे हुए बीकर में तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है? तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ उदाहरण समझिएगा। तारे का टिमटिमाना, यानी पानी में रखा हुआ छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत होना, पानी में सिक्का यानी वास्तविक ऊंचाई से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना। जब आप मछली देखते हैं तालाब में रहता है तो लगता है कि बहुत नजदीक है, लेकिन नजदीक नहीं रहता, उठा हुआ प्रतीत होता है। इसका एक ही कारण है अपवर्तन। आप जानते हैं अपवर्तन की घटना कब घटता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं, तो प्रकाश से जो प्रवेश करते हैं तो विखंडन होता है, अविलंब से दूर भागते हैं या अविलंब की ओर मुड़ते हैं। ये सघन और विरल पर डिपेंड करता है। इसलिए वहां क्या होता है? प्रकाश की किरण विचलित होता है, उसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और जब अपवर्तन की घटना होती है तो तारे टिमटिमाना, यानी पानी से कुछ, पानी में यानी वास्तविक ऊंचाई से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना, यानी कि छड़ अगर पानी में तो मुड़ा हुआ प्रतीत होना, ये सारा का सारा अपवर्तन की घटना है। तो आंसर क्या लगा देंगे? अपवर्तन लगा देंगे। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? चलिए एकदम आगे बढ़ते हैं। एक नवजात में हड्डियों की संख्या लगभग होती है। नवजात का मतलब शिशु, जब नवजात शिशु बच्चों में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 300 होती है। और जो है वयस्क में कितने होते हैं? 200 होते हैं। यानी शिशु में पूछा जाएगा तो 300, नवजात शिशु यानी कि जब जन्म लेते हैं बच्चे उस टाइम की बात है नवजात शिशु। और ये मेरे प्यारे साथी वयस्क जैसे कि हम लोग हैं तो 206, और नवजात शिशु को कितना? 300 हड्डियां होते हैं। क्लियर है? चलिए एकदम लगा दीजिए आंसर फटाफट। आगे बढ़ते हैं। और आप जानते हैं मेरे प्यारे साथियों, मनुष्य में सबसे बड़ी हड्डी किनका होता? फीमर होता है, जो जांग में पाया जाता है। और मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी वो क्या होता है? स्टेपिज होता है, जो कान में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़े। ये सभी लिखने कहेंगे लिख देंगे। उदासीन घोल का पीएच मान होता है, जो उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? आप जानते हैं मेरे प्यारे साथियों, उदासीन घोल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। और आप जानते हैं कि उदासीन घोल का जो पीएच मान होता है क्या होता है? 7 होता है। और पीएच जो स्केल, यानी पीएच जो स्केल है, इसका खोजकर्ता कौन था? तो आप जानते हैं ना, सोरेन सेन ने इसका आविष्कार किया था। किसका? पीएच स्केल का जो आविष्कार किया था किसने किया था? सोरेन सेन ने किया था। और आप जानते हैं 1 से 7 तक, और 7 से अधिक, देखिएगा 7 से अधिक, यानी यही बताना है कि कौन अम्लीय होता है, कौन क्षारीय होता है और कौन उदासीन होता है। तो आप जानते हैं मेरे प्यारे साथियों 1 से 7 तक जो होता है अम्लीय होता है, याद रखिएगा अम्लीय होता है। और 7 क्या होता है? उदासीन होता है। 7 क्या होता है? उदासीन होता है। और 7 से अधिक जो होता है क्या होता है? क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। अब आपको याद रखने का तरीका बता देंगे मेरे प्यारे साथी। क को पढ़ने से पहले अ पढ़ते हैं, और क को पढ़ने के बाद लास्ट में अक्षर तरह ज्यों और ढरव पढ़ते हैं। अगर ये अक्षर आएगा तो समझिए कि 7 से अधिक होगा, और मेरे प्यारे साथी ओ आएगा तो 7 से पहले आएगा, यानी क पढ़ने से। देखिएगा ये क मान लीजिए क्या है? 7 है। 7 से पहले ओ आता है, और क जो है यानी कि क से बाद 6 अक्षर आता है, तो 7 से इधर अधिक क्षारीय और 7 से पहले अम्लीय। एकदम माइंड में सपोर्ट में याद रखिएगा भैया, कभी आप इसको नहीं भूलिएगा। इसका जो पीएच स्केल का आविष्कार किया था सोरेन सेन ने किया था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। उदासीन घोल का पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। पहला नंबर लगा के आएंगे। भारत के सर्वाधिक हिस्से में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत के सर्वाधिक हिस्से में जो मिट्टी पाई जाती है कौन सी? तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? सर्वाधिक जो पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। सर्वाधिक जो पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दूसरा नंबर पे पूछेगा तो काली मिट्टी पाई जाती है। दूसरा नंबर पूछेगा काली मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद तीसरा नंबर पूछेगा तो लाल मिट्टी का दीजिएगा, बाकी सब उसके बाद सारे मिट्टी पाए जाते हैं। लेकिन सर्वाधिक जो मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मेरे प्यारे साथियों भांगड़, भांगड़ बोल सकते हैं। दूसरा होता है खादर। देखिएगा
नदियों द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है उसी को आप जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जो बह के आता है। जो नया मिट्टी रहता है उसको खादर कहते हैं, और वही जब पुराना हो जाता है उसी को भांगड़ मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भांगड़ मिट्टी कहा जाता है। लेकिन सबसे अधिक जो मिट्टी पाई जाती है भारत में वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और दूसरा जो है काली मिट्टी है, जिसको काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, चर्नोसरम मिट्टी भी कहते हैं। वो मिट्टी कौन है? यानी कि काली मिट्टी है। क्लियर बात है? आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथी। अगला जो क्या है, उष्णकटिबंधीय सदावन वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदावर वन पाए जाते हैं पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को आप कहते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं, जो हमेशा हरा दिखते हैं। और हरा मेरे प्यारे साथियों जो वन दिखते हैं वो पश्चिमी घाट में दिखते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पश्चिमी घाट हो जाएगा। वहां पे वर्षा सबसे अधिक होती है 200 से। चलिए, पश्चिमी घाट समझ रहे हैं। और वहां के जो प्रमुख वृक्ष होते हैं महोगनी होते हैं, रोजवुड होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मीटर कोर वाले एक घनाकृति बॉक्स में 10 सेंटीमीटर वाले कितने घन रखे जा सकते हैं? यानी कि 1 मीटर कोर वाले एक घनाकृतिक बॉक्स में, यानी यहाँ पे एक घनाकृतिक बॉक्स है, घनाकार का बॉक्स है, इस प्रकार का बॉक्स है। समझिए ये सवाल कितना सुंदर है। इस प्रकार का क्या है? ये बॉक्स है। यहाँ से इसको मिलाइए, यहाँ से आप इसको मिलाइए, यहाँ से इसको मिलाइए, यहाँ से इसको मिलाइए, ये बॉक्स है। कहते हैं घनाकृति बॉक्स में 10 सेंटीमीटर वाले कितने घन रखे जा सकते हैं? ये 10 सेंटीमीटर वाले कितने घन रखे जा सकते हैं? वो मीटर में है, सेंटीमीटर में? कितने घन रखे जा सकते हैं? इसमें कितने घन रखे जा सकते हैं? तो मेरे प्यारे साथी, जब रखने की बात आएगा तो आयतन निकलेंगे। आखिर कितना रखेंगे? तो x रखेंगे, इसके बराबर हो जाएगा। कितने x घन रखेंगे तो इतने बराबर होगा। तो कहने का मतलब जब हम घन की संख्या निकालेंगे तो इनके आयतन बटे इनका आयतन से भाग दे देंगे। तो दे देते हैं। यहाँ 1 मीटर है, 1 मीटर को क्या कहेंगे? 100 सेंटीमीटर कहेंगे। तो सभी भुजा 100 सेंटीमीटर का होगा। इसका आयतन हो जाएगा 100 गुना 100 गुना 100 LBH होता है, यानी भुजा क्यू भी बोल सकते हैं। और इनका जो आयतन होगा वो 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 होगा। कितने टोटल बनेंगे? x बनेंगे। एकदम समझ रहे हैं बातों को? चलिए फटाफट हल करिए। 10 दाइन 100 कैंसिल करिए, 0 कैंसिल करिए, 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा भैया। आंसर आप लगा दीजिए 1000। कितने घन रखे जा सकते हैं? 1000 घन रखे जा सकते हैं। क्लियर है आंसर? बिल्कुल एकदम सही आप सब दे रहे हैं आंसर। आगे देखिएगा, एक पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है, वो 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएगा? मेरे प्यारे साथी, एक पहिया है और देख रहे जिसकी त्रिज्या यानी आर दिया है 0.25 मीटर दिया हुआ है। कहता है 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएगा? मान लीजिए यहाँ से यहाँ दूरी जो है वो क्या है? 11 किलोमीटर की दूरी है। और 11 किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से गुना करेंगे, यानी कहेंगे 1000 मीटर दूरी है। बताइए आखिर ये कितना चक्कर लगाएंगे? मेरे प्यारे साथी समझिएगा, अगर ये एक चक्कर लगाएंगे तो वृत्त की परिधि एक हो जाएगा। यानी एक चक्कर में जो तय की गई दूरी होती है क्या होती है? वृत्त की परिधि होती है। आखिर यहाँ से ये प्रारंभ करेंगे चलना और यहाँ तक मान लीजिए 11000 मीटर है, तो कितने चक्कर लगाएंगे? ये पूरा दूरी तय कर लेंगे। तो इस प्रकार घूमते जाएंगे, 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर, आगे बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं इस ऑप्शन में कोई चक्कर ऐसा होगा जो वहां तक पहुंच जाएंगे। तो हम कहेंगे कि आखिर चक्कर की संख्या कितनी है? चक्कर की संख्या तो कितनी है? तो कहेंगे कि तय की गई कुल दूरी, जितना दूरी तय किए हैं, कितना तय किए हैं? 11000। और एक चक्कर में तय की गई दूरी, यानी एक चक्कर में तय की गई दूरी बताएंगे तो क्या होगा? वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि 2 पाई r, 2 पाई के जगह 22/7 रखिए, r की जगह कितना है? 0.25 है। एकदम मेरे प्यारे साथी समझ रहे हैं बात को, क्या कहना चाह रहे हैं हम? अब इनको हल कर लीजिए। तो ये पॉइंट को अगर हटाएंगे तो कहेंगे सर यहाँ पे हो जाएगा 100, 25 चौके 100, कटा दीजिए, इधर से कटा दीजिए भैया, तो हो जाएगा यहाँ पे 1000 हो जाएगा। और यहाँ पे 11 दूनी 22, 2 2 दूनी 4 कैंसिल, 4 कैंसिल, ये 7 ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा 7000। यानी 7000 चक्कर लगाएंगे तो जाकर के 11 किलोमीटर की दूरी तय हो जाएंगे। लाइव क्लास कितने बजे से चलता है सर जी? लाइव क्लास जो है आपका डेली शाम में 7 बजे से चलता है। आप सब जरूर जुड़िए। अगला जो इंग्लिश है भैया, इसमें देखिएगा आपका 45 नंबर जो है इंग्लिश है। आप देख सकते हैं रॉन्ग और राइट का बात आ रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। तो भैया ये इंग्लिश देख लीजिएगा आप।
टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो कहेंगे सर टीपू सुल्तान जो है शासक कहाँ का था? बताएंगे आंसर। टीपू सुल्तान जो मेरे प्यारे साथियों कहाँ का शासक था? फटाफट आंसर बता दीजिए। एकदम आंसर बताइए। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है मैसूर। आप जानते हैं मेरे प्यारे साथी मैसूर के बारे में एक चीज जान लीजिए। मैसूर का जो स्थापना था, मैसूर का जो स्थापना था कब हुआ था? बताएंगे। स्थापना स्थापना कब हुआ था? मैसूर का जो स्थापना था वो हुआ था मेरे प्यारे साथियों 1761 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में किसने किया था? तो कहेंगे हैदर अली ने किया था। किसने किया था? हैदर अली ने किया था। और हैदर अली ने किया था यानी 1761 ईस्वी में मैसूर का स्थापना। और आप जानते हैं हैदर अली का पुत्र था कौन? टीपू सुल्तान। हैदर अली का पुत्र कौन था? टीपू सुल्तान था। टीपू जो सुल्तान है वो हैदर अली का पुत्र है। ठीक है, हैदर अली का पुत्र है। तो कहाँ का शासक होगा? मैसूर का शासक होगा ना। तो चलिए आंसर आप सब लगा दिए मेरे प्यारे से। तो मैसूर का स्थापना जो किया था किसने किया था? 1761 ईस्वी में किया था, हैदर अली ने किया था। और जो है हैदर अली का पुत्र कौन है? टीपू सुल्तान है। यानी कह सकते हैं टीपू सुल्तान का पप्पा कौन है? हैदर अली है। अब मेरे प्यारे साथियों आपको पता है कि हैदर अली की मृत्यु जो हो गई थी कितने ईस्वी में हो गई थी? बताइए कितने ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु कितने ईस्वी में हो गई? तो बताएंगे मेरे प्यारे साथियों 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। बिल्कुल एकदम सही जवाब चल रहा है आप सबका। और आप सबको पता है चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो स्थित कहाँ है मेरे प्यारे साथियों? तो कहेंगे कि हैग में है। तो आंसर क्या लगा देंगे? हैग लगा देंगे। हैग कहाँ पड़ता है? तो कहेंगे सर स्वीट कहता है नीदरलैंड। हैग कहाँ पड़ता है? तो नीदरलैंड। हैग कहाँ पड़ता है? तो नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? सब आप बताइए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? तो कहेंगे सर इसका स्थापना कब हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना बताइए तो कब हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? फटाफट बताइएगा। 3 अप्रैल 1900। बताइए 3 अप्रैल 1946। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। 3 अप्रैल 1946 में इसका स्थापना हुआ था। एक 45 बिल्कुल 45 भी दिया रहता है कहीं। चलिए बिल्कुल। मुख्यालय कहाँ है? हैग में है जो नीदरलैंड में पड़ता है। इसका कार्यकाल जो 9 वर्षों का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो कार्यकाल होता है वो कितने साल का होता है? 9 साल का होता है ना। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। और इसमें सदस्य टोटल 15 होते हैं। एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं, 13 अन्य सदस्य होते हैं। आगे पढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन, रेडक्लिफ, सी राजगोपालाचारी या आपका पट्टाभी सीतारामैया कौन थे? यानी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? वन लाइनर बिल्कुल है। बिल्कुल बहुत सारे बुक में है। 1945 ही होगा, लेकिन 1946 भी कहीं ने दे दिया। चलो भाई सुधार लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना सुधार लीजिएगा। कार्यकाल इसका जो 1946 में प्रारंभ हुआ था। कार्यकाल जो है इसका 1946 में प्रारंभ हुआ था। बिल्कुल उसका जो है 1946 में कार्यकाल प्रारंभ हुआ था, इसलिए 1946 आंसर दिया था इसका। और इसका जो है ऐसे 1945 में स्थापना हुआ है। चलिए बिल्कुल सही है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल क्या बताना है? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी क्या करना है? एकदम आप आंसर लगा देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल सही जवाब है। आगे मेरे प्यारे साथियों देखते हैं प्रश्न क्या होता है। भारतीय संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? भारतीय संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? आंसर बताइए। 49 का आंसर आप सब बताइए। भारतीय संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा, है ना। तो आप जानते हैं मेरे प्यारे साथियों संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? बताइए प्रथम बैठक कब हुआ था? एक बार
चर्चा चल गया था, प्रथम बैठक के बारे में बात कर लेते हैं मेरे प्यारे साथी, जरूर बताइएगा प्रथम बैठक कब हुआ था। संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था, तो कहेंगे 9 दिसंबर 1946 को, बिल्कुल सही जवाब है। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रथम बैठक हुआ था। और आपको पता है मेरे प्यारे साथियों कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे ये बताइएगा। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुआ था, उस समय अध्यक्षता किया था, तो बताइए कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा थे, बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा जो बैठक हुआ था मेरे प्यारे साथियों कब हुआ था, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। उस समय भी अध्यक्षता किए थे, किसने किए थे, तो अस्थायी रूप से किए थे। अस्थायी रूप से कौन थे उस समय बताइए, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अस्थायी अध्यक्ष का आंसर बताइए क्या होगा, तो कहेंगे सर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल एकदम सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप सब, फटाफट देते जाइए। तो मेरे प्यारे साथियों कब अपनाया गया, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। पहला बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, तो उस समय अध्यक्षता तो किया था लेकिन अस्थायी रूप से किया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किए थे। और दूसरा 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद जी ने किए थे और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में वो वहां पे कार्य किए थे, अध्यक्षता किए थे। और आपको पता है कि 11 दिसंबर 1946 को एक अधिवेशन होता है जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है, किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं और आपको कह दें कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था। ये कभी पूछा जाए कि अंतिम बैठक कब हुआ था संविधान सभा का, तो आप कह देंगे कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अंतिम बैठक हुआ था। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों, चलिए बिल्कुल एकदम सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है बुद्धि से काम न लेना, बहुत थक जाना, बहाना बनाना, अत्यधिक क्रोध करना। तो मेरे प्यारे साथी बुद्धि से काम न लेना यानी अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। आंसर लगा देंगे पहला नंबर। पारद थर्मामीटर के आविष्कारक कौन है, बताइए पारद थर्मामीटर के आविष्कारक कौन है। पारद थर्मामीटर के आविष्कारक कौन है, गैलीलियो है, फ़ारेनहाइट है, न्यूटन है, प्रिस्टले है। तो इसका आंसर एकदम फटाफट मेरे प्यारे साथियों बताते चलिए आप सब, इसका आंसर एकदम बताते चलिए क्या होगा आंसर। बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं आप सब एकदम। तो कहेंगे कि सर थर्मामीटर फ़ारेनहाइट, तो आंसर लगा देंगे फ़ारेनहाइट। आगे बढ़ते हैं। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित है, पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित है। पीयूष ग्रंथि जो है मस्तिष्क में स्थित है। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित है, मस्तिष्क में स्थित है। बिल्कुल एकदम सही जवाब आ रहा है। और जानते हैं मेरे प्यारे साथियों पीयूष ग्रंथि को ही क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है, तो कहेंगे पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। बिल्कुल सही जवाब है। और आप जानते हैं कि इनका जो भार होता है वो 0.6 ग्राम का भार होता है, किसका, पीयूष ग्रंथि का। क्लियर है। चलिए बिल्कुल एकदम मेरे प्यारे साथी सभी मित्रों को जरूर शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए फटाफट। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है, इंडोनेशिया का बहत है, दिनार है, रियाल है, रुपया है। तो इंडोनेशिया की जो मुद्रा है मेरे प्यारे साथियों, आंसर आप सब दीजिए, एकदम आंसर आप सब दीजिए। इंडोनेशिया की जो मुद्रा है क्या है, तो कहेंगे सर इंडोनेशिया की जो मुद्रा है वो रुपया है। पहले हम आपको लगाने देते हैं ठीक, उसके बाद लगाते हैं, क्योंकि आपको लास्ट में बताना है काउंट करके कि 100 प्रश्न में कितना आप सही किए हैं कितना गलत किए हैं। तो आंसर क्या लगा देंगे मेरे प्यारे साथियों, रुपया लगा देंगे। इंडोनेशिया की मुद्रा है। यहाँ पे आ रहा है बहत, बहत के बारे में भी जान लीजिए, बहत किस देश का मुद्रा है, तो कहेंगे सर बहत जो है थाईलैंड का मुद्रा है। चलिए भैया थाईलैंड घूम लेते हैं। बहत, बहत की मुद्रा कहाँ है, बहत किस देश की मुद्रा है, तो थाईलैंड की मुद्रा है। अगर पूछे दिनार कहाँ की है, तो कुवैत की है। दिनार कहाँ की है, तो कुवैत की है भैया, कहाँ की है, कुवैत की है। आप बता दीजिए आप सब रियाल कहाँ की है, बता दीजिए रियाल कहाँ की है, तो कहेंगे कि सऊदी अरब की है। कहाँ की है, सऊदी अरब की है। कहाँ की है, सऊदी अरब की है। सऊदी अरब की है मुद्रा रियाल। एकदम क्लियर है। चलिए बिल्कुल एकदम सही जवाब है मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर। आगे बढ़ते, आगे क्या कहता है, 19 के पर पावर 40 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, यानी ये जो 19 है यानी कि के पोटेशियम जिसको कहते हैं, यहाँ 19 है और यहाँ पे 40। आप जानते हैं मेरे प्यारे साथी यहाँ पे जो होते हैं वो दरिमान संख्या होते हैं। क्या होते हैं, दरिमान संख्या होते हैं। कहाँ होते हैं, ऊपर पे जो लिखा रहता है वो दरिमान संख्या होता है, अपने भाषा में जिसको कहते हैं। यहाँ पे मेरे प्यारे साथी जो 19 रहता है ये परमाणु संख्या लिखा जाता है। क्या रहता है, परमाणु संख्या लिखा जाता है भैया, परमाणु संख्या। और आप जानते हैं परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या जो है क्या होता है, बराबर प्रोटॉन।
प्रोटॉन की संख्या क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, प्रोटॉन की संख्या बराबर होते हैं, प्रोटॉन की संख्या यानी परमाणु संख्या के बराबर होते हैं। और आप जानते हैं प्रोटॉन की संख्या जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होते हैं। समझिएगा बात को मेरे प्यारे साथियों, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि प्रोटॉन की जो संख्या होंगे वो परमाणु संख्या हो जाएंगे प्रोटॉन की संख्या, और प्रोटॉन की संख्या जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन की संख्या होंगे। इसका मतलब है जो हमारे पास 19 है तो ये हमारे पास क्या है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एकदम पहला नंबर हो जाएगा। क्लियर है। और इसी में पूछेगा न्यूट्रॉन की संख्या, तो मेरे प्यारे साथियों न्यूट्रॉन का द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या को घटा देंगे, यानी कि द्रव्यमान संख्या को यानी मास जो है वो परमाणु संख्या में क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 40 में 19 जाएगा, वो घट जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल एकदम सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। किसी को परेशानी तो नहीं है मेरे प्यारे साथियों, बात करिएगा एकदम। चलिए, हजामती दर्पण में प्रयोग किया जाता है, हजामती दर्पण में प्रयोग जो किया जाता है, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। आप यहाँ पे देखते हैं हजामती दर्पण जो हो गया वो प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे साथियों, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने के लिए। हजामती मतलब दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण, जब सैलून में लगा रहता है, अवतल दर्पण लगा हुआ रहता है, यानी कि थोड़ा बड़ा एकदम साइज चेहरा का दिखता है और एकदम साफ साफ दिखता है भैया, तब तो सैलून में अच्छे लगते हैं, सैलून से बाहर निकलने बाद वैसे लगते हैं आप। तो कहते हैं कि हजामती दर्पण में किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगर मेरे प्यारे साथियों बात करें कि आप जब चलते हैं तो हेडलाइट जो होता है, जैसे बाइक से चलता है, वो अवतल दर्पण का होता है। हेडलाइट की बात करें, साइड मिरर की बात नहीं करें, हेडलाइट जिससे रोशनी फैलता है, जो फैलाने का काम करता है वो अवतल दर्पण है। और साइड मिरर में जो प्रयोग किया जाता है वो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जैसे गाड़ी उड़ी के साइड मिरर, जो पीछे वाले गाड़ी को देखते हैं, पीछे वाले यात्री को देखते हैं, साइड मिरर कहा जाता है, उसके लिए उत्तल दर्पण। और हेडलाइट में जो होता है अवतल दर्पण होता है, हजामती दर्पण के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर कान नाक सब देखने के लिए वो सारे का सारे अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। चलिए मेरे प्यारे साथियों एकदम आगे बढ़ते हैं। दूरदृष्टि से ग्रसित व्यक्ति के चश्मा में होता है, दूरदृष्टि से ग्रसित व्यक्ति के चश्मा में होता है। मेरे प्यारे साथियों एक चीज समझिएगा, कैसे इसको आंसर हम कैसे बनाते हैं और आप इसको कैसे जानेंगे। दूरदृष्टि दोष यानी कि जो चीज दिखता है वही चीज दोष होता है, जो दिखता है वही दोष होता है। यानी कहते हैं ना मार्केट में जो बिकता है वही चीज, वही जो बिकता है उसी का नाम होता है। तो कहेंगे जो दिखेगा वही दोष होगा। यहाँ पे कहता है दूरदृष्टि से ग्रसित व्यक्ति, यानी दूरदृष्टि दोष से ग्रसित है, इसका मतलब दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई दे रहा है और नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे सवालों का आंसर मेरे प्यारे साथियों, तो सीधी बात है कि दूरदृष्टि दोष है, यानी दूर की वस्तु साफ साफ दिख रहा है और नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। जब नजदीक की वस्तु को हम साफ साफ देखेंगे तो हम बताइए किस लेंस का प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। अवतल लेंस की बारे में बात करें, अवतल लेंस में यानी निकट दृष्टि दोष में लगाया जाता है, यानी नजदीक की वस्तु उसको साफ साफ दिखाई देता है, दूर की वस्तु साफ साफ उसको दिखाई नहीं देता है। जैसे कि हमें नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, हमें दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता, जिसके कारण हमारा रिजल्ट ALP में नहीं हुआ था, यानी कि 6/6 आंख नहीं था। तो कहते हैं वहां पे हमें कौन सा लेंस लगाया जाएगा, अवतल लेंस लगाया जाएगा। और आप जानते हैं अवतल लेंस माइनस में होता है और उत्तल लेंस प्लस में होता है। तो भैया अगर कहेगा निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे, तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, और दूर दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। एकदम आंसर लगा दीजिएगा फटाफट मेरे प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस शहर में नई पहल भिखारी मुक्त शहर की शुरुआत की है, हाल ही में किस शहर में नई पहल है जो भिखारी मुक्त शहर की शुरुआत की है, यानी भिखारी मुक्त उस शहर में भिखारी नहीं होगा। भिखारी मुक्त शहर बताइए आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथी, इसका आंसर लगा देंगे तो कहेंगे नागपुर। किस शहर में, नागपुर में। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है। आप जानते हैं मेरे प्यारे साथियों किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है, केरल, पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात। आंसर बताइए आप सब फटाफट, एकदम आंसर बताइए फटाफट। तो कहेंगे सर यह जो है केरल राज्य है जहां पे भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है। बिल्कुल एकदम सही आंसर है। आगे देखिएगा 59 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, लगा दीजिए इसका। बी नंबर होगा, देख लीजिएगा वॉइस पूछा गया है। रक्त का पीएच मान कितना होता है। अगर बात करें रक्त का पीएच मान कितना होता है तो मेरे प्यारे साथियों क्या बताएंगे, रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो कहेंगे रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगर हम आप इसमें पूछ ले कि दूध का कितना होता है तो मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा दूध का जो है पूछ दे तो 6.4 होता है। दूध का पूछ दे
4 होता है। अगर इसी में मूत्र का पूछ दे तो मेरे प्यारे साथियों कितना होता है, 6 होता है। अगर इसमें पूछ दे जल का कितना होता है, तो जल का यानी कि 7 होता है, उदासीन जिसको कहते हैं आप। और इसी में अगर पूछ दे नींबू का कितना होता है, तो नींबू का कह देंगे सर जी, नींबू का जो होता है वो होता है 2.4 होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? सीवी रमन को आप जानते हैं नोबेल पुरस्कार मिला था, और ये भी पता है मेरे प्यारे साथियों नोबेल पुरस्कार उसको कब मिला था। तो कहेंगे सर नोबेल पुरस्कार जो इसको मिला था वो मिला था 1930 ईस्वी में को मिला था। और आप जानते हैं नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी? 1901 ईस्वी में शुरुआत हुई थी। 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, और 1930 ईस्वी में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था, वो भी साइंस के क्षेत्र में मिला था। तो एक्स किरण के अध्ययन के लिए, प्रकाश की परिकिरण के अध्ययन के लिए, कॉस्मिक किरण के अध्ययन के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर मेरे प्यारे साथियों हो जाएगा प्रकाश के परिकिरण के अध्ययन के लिए, यानी 1930 ईस्वी में नोबेल मिला था किसको? सीवी रमन को। लेकिन पहले भारतीय जो नोबेल मिला था वो कब मिला था? 1913 ईस्वी में मिला था। और पहले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे, जो कि नोबेल पुरस्कार मिला था। स्थापना हुआ था 1901 ईस्वी में, और रविंद्रनाथ टैगोर को जो मिला था 1913 ईस्वी में मिला था। क्लियर है? चलिए बिल्कुल एकदम सही जवाब है आप सबका। आगे बढ़ते हैं। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? आप जानते हैं अक्रिय गैस यहाँ हीलियम भी है, आर्गन भी है, क्रिप्टॉन भी है, और जेनम भी है। आप जानते हैं मेरे प्यारे से हम बताए थे 8A में जितने भी एलिमेंट है वो अक्रिय गैस है। लेकिन यहाँ पूछा जाता है कि कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीनोन हो जाएगा। यानी जीनोन जो गैस है अक्रिय वो यौगिक बना सकती है। तो आंसर लगा देंगे आप सब क्या? जीनोन। आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था की दृष्टिकोण से वन तथा मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? वन तथा मत्स्य जो पालन है किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत, ए बी दोनों, यानी प्राथमिक द्वितीय दोनों। आंसर एकदम आप सब भी लगाइए इसका। इसका आंसर आप सब भी लगाइए। तो कहेंगे सर ये इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। एकदम आंसर लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। आगे क्या कहता है प्रश्न? अमरावती, हेमावती, काबिनी किसकी सहायक नदी है? बताइए आंसर फटाफट। अमरावती, हेमावती, कावेरी किसकी सहायक नदी है? तो कहेंगे मेरे प्यारे साथियों किसके? कावेरी की। बिल्कुल एकदम सही जवाब है, कावेरी की सहायक नदी है। एकदम गर्दा उड़ा दिया आप सब। किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? ये सब करंट है, तो करंट मेरे प्यारे साथियों आंसर लगा लीजिएगा। किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो डेनियल मेदवेदेव ने। चलिए आंसर तीसरा नंबर होगा। एक आदमी धारा के अनुकूल 18 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नौका चला सकता है, तो स्थिर जल में उसकी चाल होगी। एकदम इस सवालों को ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। धारा के अनुकूल पूछे तो डाउन लिखे, डी बराबर कितना दिया? 18 किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है। समझिएगा शॉर्ट ट्रिक कैसे बनाएंगे। धारा के प्रतिकूल का मतलब यू यानी अप दिया है, कितना दिया है? 12 किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ, 12 किलोमीटर पर घंटा चाल से नौका चला सकता है। तो स्थिर जल में उसकी चाल, स्थिर जल में इसकी चाल, इसका मतलब किसकी चाल? नौका की चाल। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो बात हम बता रहे हैं, नौका की चाल, और या तो पूछता हो धारा की चाल। दो ही चीज पूछ सकता है, नौका की चाल या धारा की चाल। अगर मेरे प्यारे साथी नौका की चाल पूछे, स्थिर जल में पूछे, या ऐसे पूछ दे नौका की चाल, तो समझिए स्थिर जल में पूछ रहा है। नौका की चाल अगर यहाँ पे मेरे प्यारे साथी पूछ दिया, अगर धारा के विरोध या धारा के साथ पूछेगा वो लिख देगा। अगर ऐसे कुछ ना लिखा रहे तो समझिए नौका की चाल स्थिर जल में है। अगर हम बात करें नौका की चाल पूछे तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, 18 प्लस 12 अब बटे कितना? 2 कर देंगे, तो 18 12 30, 30 बटे 2 कर देंगे, तो हो जाएगा 15 किलोमीटर पर घंटा। किसकी चाल? नौका की चाल हो जाएंगे। अगर धारा की चाल आपसे पूछता तो क्या करते? दोनों को घटा देते। तो दोनों को घटा देने का मतलब है 18 घटा क्या करते? 12 करते, बटे 2 कर देते, तो 18 में 2 जाएगा 12 जाएगा 6, 6 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 3 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 15 3 18 धारा की दिशा में, 15 में 3 जाएगा 12, यानी धारा के विपरीत दिशा में घट के जाता है। ये सब आपको पता है। तो मेरे प्यारे साथी यहाँ ऑप्शन है 5 3 10।
16 यहाँ छूट गया है, देखिए 15 है 15 किलोमीटर पर घंटा, पहला नंबर एकदम लिखा लगा दीजिए आप सब आंसर, और 1 साथ में जोड़ दीजिएगा, 66 का पहला आंसर लगा देंगे, है ना। चलिए भाई 3 किलोमीटर हो जाएगा धारा के विपरीत, धारा के विपरीत कहता, धारा पूछता 3 किलोमीटर होता, उसका भी ऑप्शन है, लेकिन यहाँ कह रहा नौका की चाल चाहिए स्थिर जल में, तो इसका मतलब 15 किलोमीटर पर घंटा होगा, और यहाँ हम ऑप्शन 1 में सुधरवा दिए, यानी पहला यहाँ पे लिख लीजिएगा एकदम 1, ठीक है, मिसप्रिंट कर सकता है टाइप में, 5 नहीं लगाइएगा, 15 किलोमीटर पर घंटा लगाइएगा। आगे देखिएगा, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। मेरे प्यारे साथियों, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो आप बताएंगे कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसको एक बचपन में आप सब ट्रिक याद रखते हैं। ये ट्रिक मेरे प्यारे साथियों, मित्र पर गमछा झाड़, ऐसे आप याद रखते हैं, मित्र पर गमछा झाड़ ऐसे याद रखते हैं, बोलिए गमछा झाड़, ठीक है। तो कहेंगे सर कैसे इसको याद रखेंगे, कहेंगे सर मित्र का मतलब यहाँ के मिजोरम का बात करेंगे, मिजोरम की बात करेंगे, त्रो से मेरे प्यारे साथियों त्रिपुरा की बात करेंगे, क्या करेंगे, त्रिपुरा की बात करेंगे, पर पो मतलब पश्चिम बंगाल की बात करेंगे, और रोपुर राजस्थान की बात करेंगे, उसके बाद गोफर गुजरात की बात करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, यानी मिजोरम त्रिपुरा पश्चिम बंगाल राजस्थान गुजरात की बात करेंगे, उसके आगे चल करके गुजरात, उसके बाद मो मतलब मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की बात करेंगे, छह मतलब छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, झ मतलब झारखंड की बात करेंगे। देखिए 8 गो हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर क्या हो सकता है बता दीजिए। तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश भी आ गया, मिजोरम भी आ गया, झारखंड भी आ गया, तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश से, यानी कर्क रेखा नहीं गुजरती है। क्लियर है बिल्कुल। आगे चलिए, उष्मा के संचारण की विधि क्या, उष्मा का संचरण जो है संवहन विकिरण चालन उपयुक्त सभी, संवहन से भी उष्मा का संचरण, विकिरण से भी उष्मा का संचरण, चालन से भी उष्मा का संचरण, तो उपयुक्त सभी लगा देंगे, चौथा नंबर आंसर लगा देंगे आप सब। बिल्कुल एकदम सही जवाब है सिंटू जी, बिल्कुल सही जवाब है। एक बार नाम ले लेते हैं, सबका अटेंडेंस बना लीजिए। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी चैडविक, रदरफोर्ड, थॉमसन, जेम्स वाट। इलेक्ट्रॉन की खोज की है किसने की है भैया, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन की जो खोज हुई थी 1897 ईस्वी में, और उसका खोज किया था थॉमसन ने। किसने किया था, थॉमसन ने किया था, तो आंसर लगा देंगे 1857 ईस्वी में थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन की खोज। आपको पता है चैडविक जो है वो न्यूट्रॉन का खोजा था, चैडविक जो है न्यूट्रॉन को खोजा था, और उसके बाद प्रोटॉन की खोज जो है गोल्डस्टीन ने किया था, प्रोटॉन का खोज जो है गोल्डस्टीन ने किया था, थॉमसन ने जो है आपका इलेक्ट्रॉन की खोज किया था, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था, है ना। चलिए बिल्कुल एकदम सही जवाब है। दीपक सिंह जी, रंजीत कुमार जी, सभी को नमस्कार है, पूजा कुमारी जी सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। एकदम बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, आनंद लेते रहिए क्लास का। चलिए बिल्कुल एकदम आप सबका अटेंडेंस आ रहा है, बनाते रहिए इसी प्रकार। हिमांशु जी, कल्याणी जी, समा जफर जी, प्रिया रानी जी, नीतू जी, सोनी जी, कलजल कुमारी जी। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। वर्धनता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा, जो वर्धनता होते हैं जिसमें कहते हैं कलर ब्लाइंड, जिसको आप कहते हैं कलर ब्लाइंड, जो व्यक्ति ग्रसित रहते हैं उसको जो है लाल रंग दिखाई देगा। कैसा, हरा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, लाल देगा, नीला देगा। तो मेरे प्यारे साथियों, जो आपका कलर ब्लाइंड वाले जो व्यक्ति होते हैं, लाल रंग उसको हरा दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है, हरा दिखाई पड़ता है, तो आंसर लगा देंगे, हरा लगा देंगे। चलिए आगे बढ़े। 71 नंबर क्या कह रहा है, इंग्लिश वाले है भैया, इंग्लिश लगा दो 71, आप एकदम आसानी से लगा दोगे। चलिए एकदम, अटेंडेंस कैसे बनेगा, अटेंडेंस बनेगा आप जो है इमोजी हाई करने का लगा दीजिए, हो जाए। 71 का आंसर लगा दे रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, पहला नंबर आंसर हो जाएगा इसका।
सुंदरबन डेल्टा स्थित है। बताइए सुंदरबन डेल्टा कहाँ स्थित है? तो गंगा तथा यमुना के डेल्टाई भाग पर, गंगा तरफ ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पर, ब्रह्मपुत्र तथा दिहांग के डेल्टा पर, गंगा यमुना सरस्वती के डेल्टा पर। तो जानते हैं मेरे प्यारे साथियों सुंदरबन डेल्टा यानी डेल्टा बनाने वाली नदी कौन है? सबसे बड़ी डेल्टा कौन बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा सबसे बड़ी बनाती है वही डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा। तो आप आंसर क्या लगा देंगे? सुंदरबन डेल्टा जो स्थित है गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पर है, जो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है ना। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। ए अनुपात बी बराबर 5:7, बी अनुपात सी बराबर 8:11, तो ए सी होगा। यानी ए और बी का जो अनुपात दिया है वो 5:7 दिया है, और बी और सी का जो अनुपात दिया है वो 8:11 दिया है। कहते हैं ए सी चाहिए, तो आप जानते हैं ए बी बी सी क्रमशः है, तो 5-7 यहाँ लगाइए और 8-11 यहाँ लगाइए। ये निकालेंगे 8 पंचे 40, ए आ जाएगा, 8-7 56, बी हो जाएगा, 11-7 77, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए सी पूछा है तो 40-77, यानी ए सी पूछा है तो 40-77 लगा देंगे। 40-77 आंसर है। 40-77 कहीं नहीं है मेरे प्यारे साथियों, 40-77 नहीं है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन गलत दिया है, तो आप आंसर कहीं ना कहीं 5वां नंबर लगा दीजिए। 40-77, 40-77 का ऑप्शन लगा दीजिए 5वां नंबर। ठीक है, 5वां नंबर ऑप्शन लगा दीजिए 40-77, बिल्कुल सही है रंजीत जी, एकदम। क्या करेंगे? 40-77 लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं। डायनमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आप एकदम आंसर इसका बता सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। आप जानते हैं डायनमो जो है क्या करता है? तो कहेंगे डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी बदलता है। आप जानते हैं ऊर्जा न तो नष्ट होती है न उत्पन्न होती है, यानी परिवर्तन होती है, यानी बदलता है। तो कहते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेंगे, कौन बदलेंगे? डायनमो बदलेंगे। और डायनमो किस सिद्धांत पर काम करता है मेरे प्यारे साथियों? तो कहेंगे डायनमो जो है चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है कौन? डायनमो। और डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो है विद्युत मोटर बदलता है, और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत सेल बदलता है, जिसको आप बैटरी कहते हैं ना। तो चलिए आगे बढ़े। नाटो का 31वां सदस्य कौन बना? नाटो जो है एक संगठन है, नाटो जिसकी स्थापना 1949 ईस्वी में हुआ है, और कहते हैं उनका 31वां सदस्य कौन है? तो यूक्रेन। यही नाटो को लेकर के मेरे प्यारे साथियों आपको पता है ना कि रूस और यूक्रेन में युद्ध छिड़ा था ना। तो नाटो 31वां सदस्य कौन बना? यूक्रेन, स्वीडन, इराक, फिनलैंड। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? फिनलैंड हो जाएगा। फिनलैंड लगा देंगे कि नाटो का 31वां सदस्य जो बना है वो फिनलैंड है। और नाटो का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? 1949 में हुआ था। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका 31वां सदस्य जो है क्या है? वो फिनलैंड है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल टाइगर किस भारतीय खिलाड़ी का उपनाम है? तो जानते ही मेरे प्यारे साथियों, अगर आप क्रिकेट से थोड़ा रुचि रखते हैं तो बंगाल टाइगर आप बता देंगे। बंगाल टाइगर, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो कहेंगे बंगाल टाइगर है तो लगा देंगे सौरव गांगुली। क्या लगा देंगे? सौरव गांगुली लगा देंगे। आपको मेरे प्यारे साथियों मिल्खा सिंह का उपनाम पता होगा कि द फ्लाइंग सिख के नाम से क्या जाना जाता है? मिल्खा सिंह, यानी द फ्लाइंग सिख। द फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाना जाता है? फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाना जाता है? तो सिख के नाम से कौन जाना जाता है? तो कहेंगे मिल्खा सिंह द फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। अगर राहुल द्रविड़ की बात करें तो कहेंगे दवाल के नाम से जाना जाता है। आप तो इसको जानते हैं, दवाल के नाम से कौन जाना जाता है? राहुल द्रविड़ जाना जाता है। और टर्मिनेटर के नाम से जो जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों, कौन जाना जाता है? हरभजन सिंह, है ना। चलिए बिल्कुल एकदम सही जवाब है आप सबका। आगे बढ़ते हैं। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं मेरे प्यारे साथियों? भारत में जो है अभी वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। पहले कितने उच्च न्यायालय थे? 24 थे, लेकिन वर्तमान की बात करें तो अभी कितना है? 25 है। इनसे पहले 24 थे। बिल्कुल सही जवाब है एकदम फटाफट।
तो मेरे प्यारे साथियों, मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आनंद लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बताइएगा आप सब। एक सेट हम जो लेकर के आपके साथ चले हैं वो लगातार चलते रहेंगे जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते हैं, तब तक चलेंगे एक सेट प्रत्येक दिन। और याद रखिएगा कि रेलवे का भी बैच बहुत जल्द शुरू होने वाला है, रेलवे की बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है, तो एकदम आप सब तैयार रहिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाले हम 10 तारीख से उम्मीद तक, ठीक है, 10 तारीख से उम्मीद तक। एफी ऑफिशियल जी हमारे साथ जुड़े हैं क्या, बताइएगा। कल कहा उसका शिकायत था कि सर आप बीच में धोखा दे दिए थे, धोखा नहीं दिए थे मेरे प्यारे साथियों, हम अपने शहर चले गए थे, बांका चले गए थे नजदीकी। सर सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन है, तो आप जानते हैं मेरे प्यारे साथियों सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन होंगे, आंसर बताइए इसका, सबसे सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन होंगे। मन लग रहा है हिमांशु जी, बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन होंगे, तो मेरे प्यारे साथियों एकदम, चलिए सूर्य से दूरी के अनुसार पहले कौन ग्रह होगा, बुध होगा। दूसरा कौन होगा मेरे प्यारे साथियों, तो शुक्र होगा। तीसरा कौन होगा बताइएगा, तीसरा नंबर पे कौन आएंगे, तो कहेंगे सर तीसरा पर पृथ्वी आएंगे, तीसरा पर पृथ्वी आएंगे। चौथा पर कौन आएंगे, तो बताइए, तो चौथा पर कौन आएंगे, तो कहेंगे मंगल आएंगे, बताइए आएंगे। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, उसके बाद कौन आएंगे, बृहस्पति आएंगे। कौन आएंगे, बृहस्पति आएंगे। उसके बाद कौन आएंगे, शनि आएंगे। और शनि के बाद कौन आएंगे बताइए मेरे प्यारे साथी, शनि के बाद कौन आएंगे, अरुण आएंगे, उसके बाद वरुण आएंगे, अरुण आएंगे, उसके बाद वरुण आएंगे, वरुण। तो पृथ्वी से सूर्य से दूरी के अनुसार जो है पहला बुध आएंगे, दूसरा शुक्र रहेंगे, तीसरा पृथ्वी रहेंगे, चौथा मंगल रहेंगे, पांचवा बृहस्पति रहेंगे और छठा शनि रहेंगे और सातवां जो है अरुण रहेंगे, आठवां जो है वरुण ग्रह होंगे, है ना। ये आपका डिस्टेंस के अनुसार। लेकिन आपको पता है मेरे प्यारे साथी, इसमें पूछा जाता है यानी कि आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। तो आंतरिक ग्रह जो है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल तक होता है और बाह्य ग्रह बृहस्पति शनि अरुण और वरुण होता है, ये बाह्य ग्रह में आता है। और बुध शुक्र पृथ्वी मंगल आपका जो है आंतरिक ग्रह में आता है। आंतरिक ग्रह में याद रखना है, पहले बुध तब शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, शनि अरुण और वरुण। आप सबों को मेरे प्यारे साथियों इसमें अगर पूछ दिया जाए कि बताइए कि तो इनमें से कौन ऐसे ग्रह हैं जिनकी उपग्रह संख्या सबसे ज्यादा है, तो अभी शनि का उपग्रह संख्या जो है सबसे ज्यादा है, लगभग 145 है, बढ़ गया है मेरे प्यारे साथियों। ध्यान रखिएगा, नया डाटा जो है क्या है, 145 है, याद रखिएगा। शनि की जो उपग्रह की संख्या है 145 है, उसके पीछे पीछे बृहस्पति चल रहे हैं जिनके उपग्रह की संख्या क्या है, 95 है। और आप जानते हैं सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह कौन है, आप इसमें जानते हैं कि बुध है। और आप ये भी जानिए कि सबसे बड़ा उपग्रह किसका है, तो ज्ञानीमीड बृहस्पति का है। और सबसे छोटा उपग्रह किसका है, तो मंगल का है, जो आप जानते हैं डिमोस है, जो मंगल का है। और ज्ञानीमीड सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो बृहस्पति का है। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को पता है ना। चलिए कहीं 145 सर्च कीजिए, 145 दिया हुआ था ब्रो, देख लीजिएगा सर्च करके। हम जो डाटा लिखा है वो हम भी करंट का ही डाटा लिखा दिए हैं, अगर हो सकता है। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज कौन था, पीटर मुंडी था, रॉल्फ पिच था, या जॉन मार्शल था, या बिशप हीबर था, बताइएगा। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज कौन था, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज कौन था, तो कहेंगे कि रॉल्फ पिच था। तो आंसर क्या लगा देंगे, रॉल्फ पिच लगा देंगे। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज कौन था मेरे प्यारे साथियों, रॉल्फ पिच था, जो कि 1585 से 87 के बीच बिहार आया था। 1585-87 के बीच जो है बिहार वो आया था, बिल्कुल। चलिए एकदम आंसर फटाफट लगाते चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पित्त जमा कहाँ होता है भैया, पित्त जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में, यकृत में, ग्रहणी में या पीलिया में, तो बताइए आंसर इसका क्या लगाएंगे आप। पित्त जो है जमा कहाँ होता है, पित्त जो जमा कहाँ होता है, तो कहेंगे सर पित्त जो जमा होता है पित्ताशय में होता है। अब पित्त का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, तो कहेंगे सर निर्माण जो होता है वो यकृत में होता है। और पित्त का जो है पीएच मान जो होता है क्या होता है, तो कहेंगे 7.7 होता है। पूछा भी जाता है पित्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.7 होता है। पित्त जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में होता है। पित्त का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में होता है। ये ध्यान रखना है आप सभी को।
चलिए बिल्कुल एकदम फटाफट आगे आंसर लीजिए। और 7.7 हो गया तो क्षारीय हो गया। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप जानते हैं सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो नर्मदा तो होगा नहीं, ताप्ती नदी जो है सूरत में है, तो भैया ताप्ती नदी के किनारे सूरत शहर बसा हुआ है। और लूनी जानते हैं राजस्थान में, तो होगा नहीं, तो आपका आंसर क्या हो गया? ताप्ती। ताप्ती जो है मेरे प्यारे साथियों, सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। चलिए बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? 490 रुपये को ए, बी तथा सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। ए का शेयर बी के शेयर का आधा, सी का शेयर का 3 गुना है, तो सी का शेयर कितना है? बिल्कुल है, यानी कि 490 रुपया जो बांटा जाता है वो भी सी में बांटा जाता है। कितना? 490 रुपया बांटा जाता है। कह क्या रहा है कि ए का जो शेयर है बी के शेयर का आधा है, बी के शेयर का आधा है, इसको 2 तो इसको 1 मिलेंगे। सी के शेयर का 3 गुना है, किसके बारे में? ए का शेयर बी का शेयर का आधा, सी के शेयर का 3 गुना। जो ए का शेयर है वो सी के शेयर का 3 गुना होगा। यही कह रहा है कि ए का शेयर बी का आधा और सी का 3 गुना है, तो एक के बारे में बात हो रहा था। दो अलग अलग हम कंडीशन में ले लिए। अब देखिएगा यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ बी 2 है, यहाँ सी 1 है, तो इनका गुना इसमें करिए। 3 1 का 3, 3 दूनी 6, और इनका गुना इधर करिए। 1 3 का 3, 1 1 का 1 रह गया। इसका मतलब, कहने का मतलब ए अनुपात बी, यानी पूछा जाए तो देखिएगा ए अनुपात बी अनुपात सी जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा कितना? ए का मान 3 आ जाएगा, बी का मान 6 आ जाएगा, सी का मान 1 आ जाएगा। 6 3 9, 9 1 10। 10 की बात करेंगे तो कितना है? टोटल 490 है, तो कटा दीजिए, 0 0 कैंसिल। 1 की बात करेंगे तो 49 हो जाएगा, 1 की बात करेंगे तो 49 हो जाएगा। और देख लीजिए मेरे प्यारे साथियों, किसका पूछ रहा है? सी का शेयर ज्ञात करें। सी का 1 के यूनिट में अनुपात है, तो 1 बराबर 49 है, तो 49 आंसर लगा देंगे। पहला नंबर एकदम आसानी से, है ना। चलिए बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप सभी को पता है मेरे प्यारे साथियों, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कहेंगे सर ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 ईस्वी में, यानी जो इसकी स्थापना मेरे प्यारे साथियों, इसकी स्थापना सॉरी शुरुआत कहते हैं, वो इसकी स्थापना जो है 1961 में हुई थी। लेकिन शुरुआत जो हुआ था ज्ञानपीठ पुरस्कार देने का, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार देने का जो प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था पता है? 1965 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। यानी 1961 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था और 1965 में पहली बार दिया गया था, या 1965 ईस्वी में, यानी कि शुरुआत हुआ था साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान करना, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? तीसरा नंबर। साहित्य में दिया जाता है, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते मेरे प्यारे साथियों, क्या है अगला प्रश्न? लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती हुई प्रतीत होती है? लोहे की सुई जो है पानी की सतह पर किस कारण तैरती हुई प्रतीत होती है? तो उसका कारण एक ही है, पृष्ठीय तनाव का कारण। पृष्ठीय तनाव के कारण जो है तैरते हुए नजर आते हैं, तो आंसर लगा देंगे पृष्ठीय तनाव, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? यानी 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। बताइए आंसर मेरे प्यारे साथियों, किसको यानी कि यह सम्मान मिला है? किसको यह सम्मान मिला है? आंसर बताइए एकदम फटाफट आप सब। बिल्कुल सही आंसर है आशा भोसले, बिल्कुल एकदम सही आंसर, आशा भोसले बिल्कुल सही आंसर है, एकदम बहुत सुंदर। 86 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे साथियों आपके स्क्रीन पे है, तो लगा दीजिए इसका आंसर, देख लीजिएगा ये आपका दिया हुआ इनडायरेक्ट स्पीच। तीसरी बार आपात की घोषणा राष्ट्रपति ने कब की? देखिएगा आपको पता है मेरे प्यारे साथियों कितने बार राष्ट्रपति आपात की घोषणा हुआ है? तो कहेंगे 3 बार हुआ है आपात स्थिति की घोषणा। तो बताइए कब कब? पहली बार कब हुआ था? दूसरी बार पहली बार 1962 में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। दूसरा मेरे प्यारे साथियों कब हुआ था? तो कहेंगे 1971 में हुआ था। और तीसरी बार कब हुआ था? तो कहेंगे 1975 में हुआ था। और 1975 कहाँ है? तो कहेंगे कि 26 जून 1975 में, यानी कि तीसरी बार आपात की घोषणा हुआ था, राष्ट्रपति ने की थी 1975 ईस्वी में, बिल्कुल सही जवाब है, एकदम सही, सुंदर है। तो भैया लगा दीजिए आप आंसर तीसरा नंबर। आगे बढ़ते हैं। एल्किन का समान सूत्र क्या होता है भैया? एल्किन आप जानते हैं एक एल्केन होता है, एल्केन, ठीक है, एक एल्केन, एक होता है एल्किन, एक होता है एल्काइन।
एल्काइन। देखिएगा एकदम आसानी से, इसका जो एल्केन का सूत्र होगा CnH2n प्लस H2n प्लस 2, और एल्किन का होगा CnH2n, और एल्काइन का होगा CnH2n माइनस 2। तो देखिएगा इसमें सूत्र जो पूछा गया एल्किन का पूछा गया, तो एल्किन हमारा कितना नंबर पे हो जाएगा, दूसरा नंबर पे हो जाएगा, है ना। चलिए बिल्कुल एकदम सही आंसर है। एल्केन CnH2n प्लस 2, एल्किन CnH2n और एल्काइन CnH2n माइनस 2। आगे बढ़े। ए और बी क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। यदि उनके बीच 28.5 किलोमीटर की दूरी है तो वो कब मिलेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों देखिएगा ए और बी, ठीक है, क्रमशः 4 किलोमीटर पर घंटा, ये जो है 4 किलोमीटर पर घंटा और ये जो है 5.5 किलोमीटर पर घंटा। कहते हैं कि गति से एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, ये इधर से और ये इधर से एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। यदि उनके बीच की दूरी, इनके बीच की जो दूरी है वो कहते हैं 28.5 किलोमीटर पर 28.5 किलोमीटर की दूरी है, तो वो कब मिलेंगे। एक चीज समझना है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे यानी यहाँ पे चले हैं ए और यहाँ पे चले हैं 20 से, तो दोनों यानी कि इसकी जो चाल है 4 किलोमीटर पर घंटा है, इनकी जो चाल है वो क्या है 5 किलोमीटर 5.5 किलोमीटर पर घंटा है, और इसी दूरी को चलेंगे, एक दूसरे मिलकर तय करेंगे। जब दिशा क्या हो जाए, विपरीत हो जाए, तो चाल क्या होगा, जुटेगा, और वही दोनों चाल जुट करके इस दूरी को पूरा करेंगे। तो इस दूरी को पूरा करने के लिए कितना समय लगेंगे, तो कहेंगे सर समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितना 28.5 और चाल क्या है, दोनों को जोड़ देंगे, 5 4 9 9 पॉइंट क्या लिखेंगे मेरे प्यारे साथियों, 5 लिखेंगे, पॉइंट पॉइंट कैंसिल कर दीजिएगा, 285 बटे 95 कितना बार में कटेगा देख लीजिए, 3 से कटाएंगे तो 5 या 15 9 या 27 28, यानी कट जाएंगे 3 बार में। तो मेरे प्यारे साथियों कितने घंटे में मिलेंगे एक दूसरे से, तो 3 घंटे में मिल जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा 3 घंटे बाद, यानी पहला नंबर बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने है, तो चलिए 90 नंबर प्रश्न को एकदम देख लीजिए आप सब क्या कहता है। रक्तचाप मापने वाला उपकरण है। रक्तचाप आप जानते हैं कि उपकरण जो है रक्तचाप मापने वाला उपकरण क्या होगा, आप सब लगाइए इसका आंसर पहले, नहीं तो कहेंगे सर फिर पहले आप लगा दिए। आप सब मेरे प्यारे साथियों आंसर लगाइएगा। रक्तचाप मापने के लिए तो कहते हैं थर्मामीटर का लिए तापमान मापते हैं, तापमान मापा जाता है थर्मामीटर से, ठीक है। और मेरे प्यार से लेक्टोमीटर से आप जानते हैं दूध की शुद्धता मापी जाती है, दूध की शुद्धता लेक्टोमीटर से मापी जाती है। और ग्लूकोमीटर से जो मापी जाती है, क्या मापी जाती है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा मापी जाती है। और स्टेगनोमीटर में जो है रक्तचाप मापने वाला जो है उपकरण है, स्टेगनोमीटर से यानी रक्तचाप मापते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा दूसरा नंबर। और यहाँ पे आपका ग्लूकोमीटर जो लिखा है, तो आप समझ सकते हैं कि ग्लूकोमीटर जो है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा मापने का प्रयोग किया जाता है। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। वेदना, वेदना का विलोम शब्द क्या है, वेदना का हर्ष है या वरदान है या स्तुति है या मृद है, बताइए वेदना, वेदना क्या आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर हो जाएगा वेदना का विलोम हर्ष हो जाएगा। 91 का लगा देंगे हर्ष, यानी हर्ष मतलब खुशी। आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है, यानी पेट्रोल की गुणवत्ता जो मापी जाती है किसमें, पेट्रोल की गुणवत्ता जो किससे अभिव्यक्त की जाती है, सीटेन संख्या से, ऑक्टेन संख्या से, स्वर्णांक से या कैरेट से। आंसर एकदम बताएंगे मेरे प्यारे साथियों। तो कहेंगे सर पेट्रोल की गुणवत्ता जो मापी जाती है वो ऑक्टेन संख्या से, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। ऑक्टेन से आपका पेट्रोल की शुद्धता यानी गुणवत्ता मापी जाती है। और कहेंगे डीजल की गुणवत्ता जो सीटेन संख्या से, डीजल अगर पूछा जाता तो डीजल के लिए मेरे प्यारे साथियों क्या बताते, सीटेन संख्या से, यानी उसकी गुणवत्ता मापी जाती है। डीजल की गुणवत्ता जो मापी जाती है वो सीटेन संख्या से। और कैरेट से जानते हैं आप क्या मापा जाता है, सोना, है ना, शुद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोने की जो गुणवत्ता देखा जाता है मेरे प्यारे साथियों कैरेट में देखा जाता है, ये भी कह सकते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो चलिए आंसर इसका बताइए मेरे प्यारे साथियों, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे।
तो कहेंगे सर आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती जी थे। और आर्य समाज की स्थापना कब किया गया था बताइएगा, आर्य समाज की स्थापना कब किया गया था बताइए आप सब फटाफट। आर्य समाज की स्थापना कब किया गया था? तो कहेंगे सर 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में, 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में, यानी आर्य समाज की स्थापना ना 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में लगा देंगे। किसने किया था? दयानंद सरस्वती जी ने किया हुआ था। और इसका स्थान कहाँ था? तो कहेंगे स्थान जो था मुंबई था। इसका स्थान कहाँ था? मुंबई था, है ना। चलिए एकदम फटाफट, बिल्कुल एकदम सही जवाब आ रहा है मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है? बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? बोकारो का स्टील प्लांट जो है और रूस है, जर्मनी है, अमेरिका है, ब्रिटेन। बताइए बोकारो जो स्टील प्लांट था किसके सहयोग से स्थापना हुआ है? कौन सा यानी देश मदद किया है? तो बोकारो मेरे प्यारे साथियों, बोकारो का नाम आ जाए, बोकारो का नाम आ जाए, बोकारो का नाम आ जाए, एकदम याद रखिएगा इसको, बोकारो का नाम आ जाए या भिलाई का नाम आ जाए, भिलाई का नाम आ जाए तो भैया इनको याद रखिएगा, बोकारो और भिलाई जो हो जाएगा वो रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। बोकारो स्टील प्लांट और भिलाई दोनों का जो स्थापना हुआ था किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। और दुर्गापुर जो है ब्रिटेन के सहयोग से, दुर्गापुर जो है ब्रिटेन के सहयोग से, दुर्गापुर जो है ब्रिटेन के सहयोग से, दुर्गापुर जो है मेरे प्यारे साथियों ब्रिटेन के सहयोग से, दुर्गापुर हमारा जो है ब्रिटेन के सहयोग से। और एक कभी कभी पूछ देता है राउ केला, तो राउ केला आप जर्मनी के सहयोग से लगा देंगे, राउ केला जर्मनी से सहयोग से, राउ केला जर्मनी के सहयोग से। आगे बढ़ते हैं। किसने हाल ही में 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पद संभाला है? आंसर बता दीजिए आप सब इसका 95 का। किसने हाल ही में 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पद संभाला है? तो साजू बाल कृष्णन, साजू बाल कृष्णन पहला नंबर आंसर लगा देंगे, साजू बाल कृष्णन। आगे बढ़ते हैं। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी बताइए आंसर। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो कहेंगे सर राजधानी जो थी रायगढ़ थी। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ थी। और आप सबको पता है मेरे प्यारे साथियों शिवाजी का जो जन्म हुआ था कब हुआ था बताइए, पूछ दे कभी तो। जन्म जो हुआ था कब हुआ था शिवाजी का? तो 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में, 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में, 1627 ईस्वी में शिवाजी का जन्म हुआ था। एकदम बिल्कुल सही है, बहुत सुंदर। शिवाजी का माता का नाम क्या था मेरे प्यारे साथियों? तो जीजाबाई था। क्या था? जीजाबाई था। किसका? यानी कि शिवाजी का माता का नाम क्या था? जीजाबाई था। बिल्कुल एकदम बिल्कुल सही है। शिवाजी की जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी? मृत्यु जो हो गई थी 1680 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी शिवाजी का। बिल्कुल सही है, क्या बात है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो आप जानते हैं कि दास कैपिटल बहुत सुंदर है, पुस्तक पूछा गया भैया, दास कैपिटल एक अच्छा पुस्तक है। तो किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो कार्ल मार्क्स। तो आंसर क्या लगा देंगे? कार्ल मार्क्स लगा देंगे। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स। आगे, भगवान महावीर जैन के कौन से तीर्थंकर थे? तो आप जानते हैं कि भगवान महावीर जैन के कौन से तीर्थंकर थे? तो आप जानते हैं जैन के टोटल 24 तीर्थंकर थे। जैन धर्म के टोटल कितने? 24वां यानी अंतिम था ना, तो 24वां था अंतिम, तो कौन थे? 24वें थे। और उसी में कौन थे? महावीर थे। तो आप आंसर लगा देंगे महावीर। क्या लगा देंगे? महावीर। यानी कि भगवान महावीर जैन के कौन से तीर्थंकर थे? 24वें थे। कौन थे? 24वें थे। बिल्कुल सही है। और मेरे प्यारे साथियों जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो आप सब लिखना चाहेंगे, लिख लीजिएगा। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव थे, जो पहले तीर्थंकर थे। पूछा भी जाता है कि पहले तीर्थंकर कौन थे? तो कहेंगे ऋषभदेव थे। और पूछा जाएगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव ही थे। और पूछा जाएगा द्वितीय कौन थे? तो अजितनाथ थे। तृतीय नहीं पूछता है, 23वें पूछ देगा तो पार्श्वनाथ थे। और 24वें कह देंगे महावीर थे। बिहार का सबसे साक्षर जिला कौन है? बिहार का सबसे साक्षर जिला मेरे प्यारे साथियों कौन है? रोहतास है या पटना है या पूर्णिया है या दरभंगा है? तो कहेंगे कि बिहार का सबसे साक्षर जिला जो है हमारा रोहतास है। बिहार का सबसे साक्षर जिला कौन है? रोहतास है। और बिहार का सबसे कम साक्षर जिला कौन है? तो कम की बात आ जाए साक्षर में तो पूर्णिया है। कम पूछा जाए पूर्णिया है, और सबसे साक्षर पूछा जाए तो रोहतास है।
लगा देंगे रोहतास, और सबसे कम तो पूर्णिया है ना। चलिए बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथी। कम में पूर्णिया, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही जवाब है आप सबका। अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान देंगे, बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, बताइए। सबसे पूर्वी जिला, मान लीजिए यहाँ पे बिहार है, एकदम समझिएगा मेरे प्यारे साथी, ये बिहार है। पूरब का मतलब राइट में चलिए, अब पश्चिम का मतलब लेफ्ट में चलिए, और उत्तर का मतलब ऊपर चलिए, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा पश्चिम, और ये आपका क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। तो बताइए बिहार का यानी कह रहा है कि यानी पूर्वी जिला कौन है। अगर बिहार की पूर्वी जिला की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों कटिहार है। कौन है, कटिहार है, कटिहार है। और बात करें बिहार का जो पश्चिमी जिला, अगर पश्चिमी जिला की हम बात करें, पश्चिमी जिला की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, कैमूर हो जाएगा ना, कैमूर हो जाएगा, कैमूर, ठीक है। और मेरे प्यारे साथियों पश्चिम चंपारण क्या है, उत्तर, पश्चिम चंपारण यहाँ है, चंपारण, उत्तर सबसे पूछेगा चंपारण, और दक्षिण अगर पूछेगा तो गया बता दीजिएगा। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, बिहार का सबसे पूर्वी जिला कटिहार है, बिहार का सबसे पश्चिमी जिला जो है कैमूर है, बिहार का सबसे उत्तरी जिला जो है पश्चिम चंपारण है, अब बिहार का सबसे दक्षिण जिला क्या है, गया है। क्लियर है। और आप जानते हैं कि बिहार में टोटल कितने जिले हैं, 38 जिले हैं। आपको ये भी पता है कि प्रमंडल की संख्या कितना है, तो कहेंगे 9 प्रमंडल है, और अनुमंडल जो है 101 है। 38 जिला, प्रमंडल 9 और अनुमंडल 101 है, एकदम याद रखिएगा। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों, किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई परेशानी बताइएगा। तो आज का क्लास आप सबको कैसा लगा जरूर बताइएगा। आप सबको आज का क्लास मेरे प्यारे साथियों कैसा लगा जरूर बताइएगा। हम आप सबों के साथ इसी प्रकार प्रत्येक दिन एकदम इसी प्रकार एकदम नई एनर्जी नई जोश के साथ जुड़े रहेंगे। अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगा होगा तो सभी मित्रों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, और मेरे प्यारे साथियों लाइक आप सब जरूर कर दीजिएगा। कहते हैं आपके लाइक से हमें ऊर्जा एनर्जी पूरे एकदम ज्यादा मिला रहता है। तो कहेंगे मेरे प्यारे साथियों एकदम जुड़ जाइए, कम से कम 160 तो हम बना लेते हैं। 100 सवालों को डेली देख लेंगे, बहुत कुछ देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। और इसी प्रकार आप सब अपना प्यार आशीर्वाद बना के रखिए अपने भाई पर, अपने मित्र पर, अपने दोस्त पे। चलिए बहुत ही सुंदर, आप सबको बहुत मस्त लगा सर जी, विभास इंजीनियर, गुड नाइट सर जी, वेरी नाइस सर जी। चलिए बहुत ही शानदार रहा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को मेरे प्यारे साथियों। इसी प्रकार आप सब एकदम जुड़े रहिए और आनंद लेते रहिए प्रत्येक दिन क्लास का। गुड नाइट, शुभ रात्रि, एकदम शुभ रात्रि, तहे दिल से आप सभी को शुभ रात्रि। तो नमस्कार करते हैं, आप सभी को प्रणाम करते हैं, और फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप सब हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, और इस बार कहते हैं वर्दी जरूर आप पहन के आइए। और हम हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा है, एकदम दिल से आप सबों के साथ है, और दिल से ही हमेशा साथ रहेगा। नमस्कार करते और प्रणाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।